हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं यूपीपीएससी लेक्चरर का जो पेपर हुआ उसको सॉल्व करेंगे, वेरी डिटेल से सॉल्व करेंगे। और इसमें जो हमारे पास नए कंसेप्ट है किसी भी क्वेश्चन में, उनको भी हम सीखने की कोशिश करेंगे, काफ़ी डिटेल से एनालाइज करेंगे। तो इसमें हमारे पास यूपीपीएससी के दो पेपर है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। अभी हम जो है पहले पेपर सेकेंड को डिस्कस करेंगे और देन उसके कंप्लीट होने के बाद पेपर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें काफ़ी मेहनत की गई और आपको यहाँ पर बहुत नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, अगर आपको आंसर आते हो तो साथ में कमेंट भी कर सकते हो आप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज्ड इन मशीन शुड हैव लो परमिबिलिटी, हाई सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी, हाई परमिबिलिटी, हाई सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी, लो परमिबिलिटी, लो सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी, हाई परमिबिलिटी, लो सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी। तो पहले तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का मतलब समझना है। कभी भी किसी भी एग्जाम में ध्यान दो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप क्वेश्चन को कितना केयरफुली रीड करते हो। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हमें इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड मैग्नेटिक मटेरियल चाहिए। इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? तो मैग्नेटिक मटेरियल किसी भी मशीन में जो यूज करोगे वो आपके पास दो टाइप का होगा। एक तो आपके पास होगा परमानेंट मैग्नेट और एक होगा आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट में तो हमारे पास किसी तरह की कोई कोयल नहीं होती है और ना ही हम कोई करंट सप्लाई करते हैं, ना ही उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को सिंपली एक आयरन की कोर लेते हैं, उसके ऊपर हम वायर को बाउंड कर देते हैं और वायर को बाउंड करके फिर हम जो है उसको सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास एमएमएफ डेवलप होता है, एफ इक्वल टू एन इंटू आई। देन हमारे पास फ्लक्स डेवलप होता है, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। सिंपल सी बात है। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी भी इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड पैरामीटर को चेंज करके आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हो। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो आपको बहुत समझने की जरूरत है। अगर यहीं पे आप जो है ऐसा लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकली अनकंट्रोल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, तो उसका मतलब होता है परमानेंट मैग्नेट। और इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड मैग्नेटिक मटेरियल दैट मींस आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाओगे तो उसमें आपको ध्यान दीजिएगा प्लीज। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमारे पास जो मशीन्स में मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम किसे बनाएंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होंगे। तो उसमें हमारे पास एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मोस्टली सारी हम जितनी भी हमारे पास मशीन्स होती है उनमें यूज करते हैं। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहाँ यूज करते हैं, डीसी मशीन्स में यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें जो है रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा चाहिए होती है। तो ये जो कर्व है हमारे पास जिसमें रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू हाई है, उसको हम यूज करते हैं डीसी मशीन में। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास जो है मशीन्स है उनमें हम जो है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं। और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में बीच कर्व जो है वो नैरो रहता है। साथ ही साथ जो है उसकी हमारे पास सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी जो है उसकी वैल्यू भी क्या रहती है, हाई रहती है। सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू हाई रहती है, एज वेल एज परमेबिलिटी भी हमारे पास क्या रहती है, हाई रहती है। अब हमारे पास एक इस क्वेश्चन के बारे में पूछा है कि इस क्वेश्चन में आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैसे सेलेक्ट करोगे। तो ऐसे हमें दोनों पॉइंट समझने हैं। हमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी हाई होनी चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी हाई होगी ना, इससे फायदा हमारे पास यही रहेगा कि जितना सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी हाई रहेगा उतना हमारे पास सैचुरेशन लेट आएगा और लीनियर रीजन का पोर्शन जो है, ओवरऑल एरिया जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। लीनियर रीजन ज्यादा इंक्रीज होगा, इसका मतलब ये होगा कि कभी भी हमें जो है मैग्नेटाइजेशन फोर्स को इंक्रीज करना है या फ्लक्स को इंक्रीज करना है तो हम क्या करते हैं, फील्ड करंट को बढ़ाते हैं ना। तो फील्ड करंट को बढ़ाने पे जो है सैचुरेशन जल्दी नहीं आएगा, यही हमारा रिक्वायरमेंट होता है। तो फ्लक्स कैन बी इजीली वेरिएबल इन द लीनियर रीजन। अदरवाइज थोड़ा सा फ्लक्स वेरिएबल बना देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो वो सैचुरेशन में एंटर कर जाएगा, फिर वहां पे हमें दिक्कत आती है। तो जैसे डीसी मशीन में हम क्या करते हैं, फ्लक्स कंट्रोल के थ्रू स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास दूसरा है हमारे पास कोर्स परमिएबिलिटी के बारे में। क्योंकि परमिएबिलिटी से हमें क्या फायदा होगा, परमिएबिलिटी इक्वल टू म्यू। इससे एक बढ़िया एडवांटेज तो ये है कि परमिएबिलिटी जितना हाई होता है उतना हिस्टेरिसिस लॉसेस क्या होते हैं, हमारे पास कम होते हैं। हिस्टेरिसिस लॉसेस कम होते हैं। अब दूसरा एडवांटेज क्या है, परमेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना हमारे पास रिलेक्टेंस क्या होता है, एल बाई म्यू है। रिलेक्टेंस क्या है, रिलेक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल व्हिच ऑपोज द
फ्लो ऑफ फ्लक्स, तो परमेबिलिटी जितना ज्यादा होगा फ्लक्स के फ्लो होने का ऑपोज क्या होगा, कम से कम होगा, क्योंकि फ्लक्स को आप कैसे शो करते हो, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस ऐसे शो करते हो ना, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट अपॉन रिलक्टेंस ऐसे शो करते हो। यदि किसी भी मैग्नेटिक पाथ में रिलक्टेंस कम आ रहा है तो उसके लिए परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए, परमेबिलिटी हाई होगी तभी तो रिलक्टेंस कम होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये एडवांटेज मिलता है। लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हाई परमेबिलिटी होने से डायरेक्टली कॉपर लॉसेस अफेक्टेड होंगे, होंगे या नहीं होंगे, ये कमेंट करके बता सकते हो आप। ये बताइएगा कि क्या हमारे पास कॉपर लॉसेस अफेक्टेड होंगे या नहीं होंगे फ्लक्स हाई परमेबिलिटी की वजह से। तो यहाँ पे उसी का हमें एक नया कंसेप्ट सीखना है। देखो जरा प्लीज, एक अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप हाई परमेबिलिटी सेलेक्ट करते हो तो इससे कॉपर लॉसेस कम हो जाएंगे, कैसे कम हो जाएंगे वो हमें सीखना है। देखो किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्लक्स को जनरेट करने के लिए, मान लीजिए फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, आपने परमेबिलिटी हाई कर दी तो आपको रिलक्टेंस कम चाहिए, रिलक्टेंस कम चाहिए इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स भी कम चाहिए टू जनरेट एनी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्लक्स। जितना डिनोमिनेटर कम होगा उसी अमाउंट से क्या कर दो, न्यूमरेटर भी कम कर दो। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपके पास कम चाहिए तो आपके पास होगा क्या, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे, लेंथ ऑफ कॉपर वायर कम हो जाएगा, लेंथ ऑफ कॉपर वायर कम होगा इसका मतलब कॉस्टिंग भी आपके पास रिड्यूस हो जाएगी, एज वेल एज लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस भी रिड्यूस होगा, रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेस कॉपर लॉसेस भी रिड्यूस होंगे। इसका मतलब यह है कि परमेबिलिटी जो है हमारे पास डायरेक्टली अफेक्टेड कर रही है किसको, कॉपर लॉसेस को भी। तो ये कुछ नए कंसेप्ट है, इनको आप नोट करिएगा प्लीज, और ये आपके एग्जाम के हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा केवल टारगेट ये नहीं है कि आपको करेक्ट आंसर बताना, करेक्ट आंसर तो आपको पता चल गया होगा, कई चैनल पे आपने देखा भी होगा, लेकिन बट हियर वी आर रियली वांट टू लर्न द कंसेप्ट कि हमारे पास इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आगे सपने में भी आ जाए तो उसको भी आप आराम से कर सको, ये हमारा टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज, फोर क्वाड्रेंट ड्राइव, फोर क्वाड्रेंट के लिए जो ड्राइव होती है हमारे पास वो नॉट जनरली यूज फॉर ड्राइविंग। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि फोर क्वाड्रेंट हमारे पास ऑपरेट कैसे होता है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। फोर क्वाड्रेंट देखिए जरा प्लीज, एक्चुअली चार क्वाड्रेंट जो होते हैं ना उसमें टॉर्क और स्पीड को हम शो करते हैं, किसको, टॉर्क एंड स्पीड। इधर वाई एक्सिस पे स्पीड को शो कर दिया। अगर मान लीजिए कोई भी मशीन है, ये उसका रोटर है, अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्पीड पॉजिटिव है, मान लीजिए स्पीड पॉजिटिव। तो स्पीड पॉजिटिव रहेगी इधर हमारे पास अपर साइड में, स्पीड नेगेटिव किधर रहेगी, इधर साइड रहेगी। तो जिधर स्पीड साइड पॉजिटिव रहेगी उधर आप क्या लिख दो, फॉरवर्ड लिख दो सिंपली, और जिधर स्पीड नेगेटिव रहेगी वहां पे आप क्या लिखोगे, रिवर्स लिखोगे, ठीक है। अब एक्चुअली हमारे पास कई यहाँ तरीके होते हैं कि जिसमें हमारे पास मोटरिंग मोड होता है, ब्रेकिंग मोड होता है, और हमें समझ में नहीं आता फॉरवर्ड और रिवर्स हम किस तरह से मेंशन करें। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार पूछा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा मोड होगा, ब्रेकिंग मोड होगा, रिवर्स ब्रेकिंग मोड होगा, फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड होगा, किस टाइप का मोड होगा, ये हमें डिस्कस करना है। तो एक बात सिंपल सी समझिए जरा प्लीज, कि जहां पे आपके पास कोई भी मशीन है, मशीन के लिए अगर कोई भी पावर है, मशीन एज ए लोड, आपके पास पावर कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पावर का आप हमेशा मतलब समझते हो, पॉजिटिव पावर मींस पावर इज कंज्यूम्ड। कोई भी पावर नेगेटिव आती है दैट मींस पावर इज डिलीवर। और पावर कौन कंज्यूम करेगा, लोड कंज्यूम करेगा ना, लोड कंज्यूम करेगा तो हमारे पास वो मोटर की तरह काम करेगा। कोई भी लोड किसकी तरह काम करेगा, मोटर की तरह। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ पावर नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव है मतलब पावर इज डिलीवर, तो वो किसकी तरह काम कर रहा है, डिलीवर कौन करेगा, पावर, पावर डिलीवर करेगा जनरेटर, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि जनरेटिंग मोड दैट मींस ब्रेकिंग मोड और मोटरिंग मोड कहाँ कहाँ हम लिख सकते हैं। तो एक बात देखो जरा प्लीज, पावर इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू टी, है ना। जहां पे स्पीड पॉजिटिव टॉर्क पॉजिटिव वहां पे पावर भी पॉजिटिव, जहां स्पीड नेगेटिव टॉर्क भी नेगेटिव, जहां दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव वहां पे पावर पॉजिटिव रहेगी। अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे पावर पॉजिटिव, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और थर्ड क्वाड्रेंट में भी। तो जहां पे पावर पॉजिटिव रही तो वो कौन से मोड आ गए, मोटरिंग मोड आ गए। मोटरिंग मोड कैसा आया, रिवर्स का, इधर थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे मोटरिंग मोड कैसा आया, फॉरवर्ड का आया अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ स्पीड, ठीक। अब देखो जरा प्लीज, यहाँ पे हमारे पास इन दोनों क्वाड्रेंट में स्पीड पॉजिटिव है लेकिन टॉर्क नेगेटिव है, तो पावर नेगेटिव आ गया। पावर नेगेटिव का मतलब डिलीवर कर रहा है, जनरेटिंग मोड, उसी को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड भी बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं।
तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड लिख दो, है ना। और आपके पास क्या होता है, और हमारे पास ये होता है रिवर्स ब्रेकिंग मोड हो गया इधर इस तरह से। तो अल्टीमेटली आपके पास ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा आपको चीज देखने को मिलेगी, ब्रेकिंग या मोटरिंग, उसके रिगार्डिंग आपको ये चीज सीखनी है। तो अभी यहाँ देखो जरा प्लीज, फोर क्वाड्रेंट ड्राइव का मतलब जहाँ पे टॉर्क भी पॉजिटिव नेगेटिव करना हो, जहाँ पे स्पीड भी पॉजिटिव नेगेटिव करनी हो, वहां पे कौन सी ड्राइविंग यूज नहीं करेंगे। देखो लिफ्ट में हम ऊपर की तरफ जाते हैं और फिर वापस नीचे की तरफ आते हैं, स्पीड को पॉजिटिव नेगेटिव करना है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक क्वाड्रेंट से तो काम चलेगा नहीं। रोलिंग मिल मशीन है, रोलिंग मिल मशीन में भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में हम रोटेट करते हैं, तो वहां पर भी हमें दोनों, कोल माइनिंग मशीन है वहां पर भी हमारे पास दोनों डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन तीनों केस में तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है दो क्वाड्रेंट या फोर क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कंप्रेसर जो होता है वहां पे कंप्रेसर हो गया, फैन हो गया, पंप हो गया, इन सभी चीजों के लिए हमें केवल एक क्वाड्रेंट की जरूरत है, बिकॉज देयर इज नो नीड टू चेंज द स्पीड। फैन को हम ऐसा थोड़ी है कि अभी देखो थोड़ी देर हम फॉरवर्ड चलाते हैं, थोड़ी देर बाद हम उल्टी दिशा में हवा खाएंगे, है ना, उल्टी दिशा में घुमाओगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ हवा जाएगी, क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है कंप्रेसर हो गया, फैन हो गया, पंप हो गया, इन सभी के लिए क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऑपरेशन रखा जाता है, इसको फोर क्वाड्रेंट में नहीं सेलेक्ट किया जाता है। तो फोर क्वाड्रेंट में किसको नहीं सेलेक्ट करोगे, फैन, कंप्रेसर, पंप, इन सभी को नहीं सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अब अगर आपको और एग्जांपल चाहिए, जैसे हॉइस्ट ड्राइविंग के लिए हॉइस्ट ड्राइव्स है, उनके लिए फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन ड्राइव्स, अभी जैसे हमने लिफ्ट को कंसीडर किया, तो वो जो है जनरली दोनों डायरेक्शन में रोटेट करती है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कौन सा फोर क्वाड्रेंट होगा, कौन सा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, एफ टी और जी टी बिलो। तो यहाँ पे हमें जी टी को एफ टी की टर्म में कैसे शो किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जी टी इक्वल टू एफ टी, एफ ट्वाइस ऑफ टी माइनस थ्री, एफ टी बाई टू माइनस थ्री, एफ टू टी माइनस थ्री बाई टू, एफ टी बाई टू माइनस थ्री बाई टू। तो ऐसे ऑप्शन मेंशन है। तो यहाँ पे हमें जो है एक सिंपल सा कंसेप्ट सीखना है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर मुझे एफ टी को जी टी में चेंज करना है तो किस तरीके से किया जा सकता है। तो हमने सीखा है ना स्केलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग क्या होती है, इन चीज़ों को हमने सिग्नल सिस्टम में सीखा। अगर नहीं भी सीखा है तो कोई बात नहीं, अभी देख लीजिएगा स्केलिंग क्या होती है, हमारे पास शिफ्टिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे यहाँ पे। तो अभी देखो जरा प्लीज एक बात समझिएगा, सबसे पहले हम जो है इसका टाइम स्केलिंग कर देते हैं, शिफ्टिंग बाद में करेंगे। स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी फैक्टर से, तो उतने टाइम से वह जो रियलिटी में वैल्यू है वो घट जाती है। जैसे अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक्चुअल में टाइम जो है अल्फा से घटता है, और डिवाइड करते हो तो एक्चुअल में टाइम जो है अल्फा से बढ़ता है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 0 से 1 का, और यहाँ से 3 से 5 का, कितने का डिस्टेंस है, 2 का डिस्टेंस है। तो हमें क्या करना है, टाइम को डबल करना है, स्केल्ड करना है ना। तो टाइम को स्केल करना है, तो इसका मतलब ये जो है ना, फंक्शन एफ टी को जो आप किस में चेंज कर दो, मान लीजिए कोई फंक्शन मान लिया जी वन टी, ऐसे मान लिया, आपको क्या करना है जी वन टी में जो है हमें जो भी फंक्शन टी है ना उसमें डिवाइड बाई टू लिख दो। इसका मतलब ये फंक्शन जो है ना कैसे बन गया, ये फंक्शन हमारे पास ऐसे बन गया, ये फंक्शन इस तरह से बन गया 0 से 2, और ये जी वन टी आ गया, और इसको आप लिख दोगे एफ टी बाई टू। सिंपल सी बात है, हमने इसका एक्सपेंशन कर दिया। क्योंकि देखो जरा प्लीज यहाँ पे मैग्नीट्यूड में कहीं पर भी हमारे पास कुछ चेंज नहीं है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं आया। अगर मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ ना तो हम मैग्नीट्यूड स्केलिंग और मैग्नीट्यूड शिफ्टिंग करते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मैग्नीट्यूड उतना का उतना है, कोई फर्क नहीं। हमें तो यहाँ पे टाइमिंग में चेंज करना है ना। तो एक तो हो गया हमारे पास स्केलिंग, तो पहला ऑपरेशन हमने कर दिया स्केलिंग। अब देखो जरा प्लीज, अब क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि ये जो है ना यहाँ से 0 वाला जो है शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाए, 3 पे आ जाए, और यहाँ पे 2 वाला शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाए, 5 पे आ जाए। मतलब दोनों में कितने का डिले हो, 3 सेकंड का डिले हो जाए, ये 3 पे आ गया, ये 5 पे आ गया, और ये जो है हमारे पास जी टी आ जाए, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जी टी जो है जी वन टी में आप क्या चेंज करोगे, जी टी इक्वल टू जी वन टी में, जी वन टी में आप क्या करो, 3 सेकंड का डिले कर दो, सिंपल सी बात है, 3 सेकंड का डिले कर दो। अब जी वन टी क्या है, एफ टी बाई टू। अब सिंपल सी बात है, एफ टी, टी जहां पर भी आ रहा है वहां पे क्या लिखोगे, पहले टी माइनस थ्री डिवाइड बाई टू ऐसे लिख दोगे,
क्योंकि हमारे पास स्केलिंग हमने कर रखा है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ टी बाई टू माइनस 3/2। तो जी टी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एफ टी बाई टू माइनस 3/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, ये ऑपरेशनली मतलब ऑपरेटिंग कंडीशन में ये किसकी तरह काम करती है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, टू फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, एसी सीरीज मोटर। सिंस हम जानते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, तो सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हमें जो है इसको स्प्लिट फेज मतलब दो फेज को स्प्लिट कर देना होता है ना, एक सिंगल फेज को दो भागों में बांट देना होता है, स्प्लिट फेज हम इंडक्शन मोटर बोलते हैं उसको। उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास जो है स्टेटर में एक की जगह दो वाइंडिंग यूज करते हैं, और दोनों को हम जो है 90 डिग्री मैकेनिकली स्पेस पे रखते हैं, एज वेल एज 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली स्पेस रखते हैं। इलेक्ट्रिकली स्पेस मतलब किसी एक में कैपेसिटर लगा दिया, तो हमारे पास जो है एक्सिलरी वाइंडिंग में जो करंट होगी वो मेन वाइंडिंग के करंट से 90 डिग्री लीड करेगी, ऐसा ही है ना। तो हमारे पास कोई भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है, एक सिंगल फेज वाइंडिंग को दो फेज में कन्वर्ट कर देते हैं, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक मेन वाइंडिंग, और वहां पे जो है हमारे पास इन दोनों वाइंडिंग को 90 डिग्री मैकेनिकल स्पेस पे रखा जाता है, एज वेल 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल स्पेस पे रखा जाता है। तो एक बात समझिएगा जरा प्लीज, किसी भी मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तभी प्रोड्यूस हो सकता है ये जब थ्री फेज सप्लाई हो, एक तो थ्री फेज सप्लाई हो, थ्री फेज वाइंडिंग जो है एक दूसरे से 120 डिग्री मैकेनिकल स्पेस हो, उसको थ्री फेज वाइंडिंग में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल सप्लाई दो, मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई के बीच में फेज डिफरेंस 120 डिग्री रखो, जैसे आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री, या तो तभी हो सकता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जैसा होता है। उसी तरह सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होता, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है उसको दो फेज में। तो ऑपरेशन के लिए ये किस में चेंज होगी, दो फेज की तरह ऑपरेट करेगी, टू फेज इंडक्शन मोटर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई भी सर्ज इंपेडेंस 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन का 200 ओम है, इतना ज्यादा वैसे होता नहीं है, लगभग हमारे पास कितना होता है 40 ओम 50 ओम। ठीक है, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग कितना होगा, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग का फॉर्मूला क्या होगा। अब हमें यहाँ नहीं मेंशन है कि हमारे पास जो है कि हम कैसे कैलकुलेट करें, तो सर्ज इंपेडेंस लोडिंग का फॉर्मूला होता है वी आर स्क्वायर अपॉन जेड नॉट, ये सिंगल फेज के लिए। अगर आप थ्री फेज के लिए देखोगे तो थ्री फेज के लिए आपके पास क्या होता है, लाइन रिसीविंग एंड वोल्टेज स्क्वायर अपॉन जेड नॉट। लाइन रिसीविंग एंड वोल्टेज जो भी वोल्टेज गिवन होता है, लाइन रिसीविंग एंड वोल्टेज 400 अपॉन जेड नॉट 200, ये कितना आ जाएगा 400 इंटू 400, ये हो जाएगा हमारे पास 800 मेगावाट, कितना हो जाएगा 800 मेगावाट हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। दो फिल्टर होते हैं हमारे पास, एक आईआईआर फिल्टर और एक एफआईआर फिल्टर। इसमें ये पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ एफआईआर फिल्टर ओवर आईआर फिल्टर। एक सिंपल सी बात है, पहले इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं हमारे पास। और ऑप्शन पढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन जो है ना नहीं भी मालूम हो, क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ते तो भी आप कर लेते, क्योंकि हमें पूछा क्या एडवांटेज। अब कोई भी चीज अनस्टेबल होगी वो इसका एडवांटेज होगा क्या, एफ आई आर फिल्टर इज ऑलवेज अनस्टेबल, ये एडवांटेज होगा ही नहीं। अनस्टेबल का कोई एडवांटेज होता है क्या। फिल्टर डिजाइन मेथड जो है नॉन लीनियरिटी हम चाहते हैं क्या, ये भी एडवांटेज नहीं हो सकता। फिल्टर कैन एग्जैक्ट हैव लीनियर फेज, हाँ ये एडवांटेज हो सकता है। फिल्टर कांट बी रियलाइज एफिशिएंटली नहीं रियलाइज करोगे वो उसका कोई एडवांटेज है, ये सारे क्या हो गए डिसएडवांटेज हो गए। एडवांटेज बताना है तो एडवांटेज हमारे पास क्या होगा, फिल्टर कैन हैव एन एग्जैक्ट लीनियर फेज। हम थोड़ा अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं एफआईआर फिल्टर और आईआईआर फिल्टर में डिफरेंस क्या होता है। एफआईआर फिल्टर जो होता है ना वो गारंटी देता है एक्यूरेसी स्टेबिलिटी की, किसकी गारंटी देता है, स्टेबिलिटी की गारंटी देता है ना, ये पहला वाला पॉइंट है। रियलिटी में ये होता है एफआईआर फिल्टर गारंटीज फॉर स्टेबिलिटी। दूसरा ये होता है कि एफआईआर फिल्टर जो है वो हमारे पास उसमें लीनियरिटी होती है, एग्जैक्ट लीनियर फेज होता है हमारे पास, और उसको जो है आप एफिशिएंटली डिजाइन कर सकते हो हार्डवेयर में, ये भी हमारे पास एफआईआर फिल्टर है। तो एफआईआर फिल्टर आईआर फिल्टर से बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली एडवांटेजेस होता है, तो ये हमें सारी बातें ध्यान रखनी है। अगर आप डिटेल से जानना चाहते हो तो ये जो पीडीएफ है इसमें बहुत सारे डिटेल से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सारे डिफरेंस शो किए हुए हैं। इस पीडीएफ को जो है, ये वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे ऐप लिंक है, उस ऐप लिंक को डाउनलोड करो, ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे स्टोर ऑप्शन में ऑल इंडिया एजेई पेपर सॉल्यूशन में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप रीड कर सकते हो केवल।
देखो जरा प्लीज, एक डीसी सर्वो मोटर है इज सिमिलर टू ए रेगुलर डीसी मोटर एक्सेप्ट दैट इट्स डिजाइन इज मॉडिफाइड टू कॉप विद। एक क्वेश्चन पूछा गया, डीसी सर्वो मोटर को डीसी मोटर के साथ अगर आप कंपैरिजन करो तो उसकी डिजाइन में क्या चेंज करना पड़ेगा, डीसी मोटर को अगर डीसी सर्वो मोटर में चेंज करना है तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ पर डीसी सर्वो मोटर कहाँ यूज होती है, ये हमें समझना पड़ेगा। डीसी सर्वो मोटर यूज होती है कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशन में। कहाँ पर? कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशन में। और कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशन में हमें ये ध्यान देना है कि हम कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे प्रिसाइज एंगल कंट्रोल हो, एंगुलर कंट्रोल चाहिए, है ना, प्रिसाइज पोजीशन कंट्रोल चाहिए, वहां पे डीसी सर्वो मोटर का यूज करोगे। तो प्रिसाइज कंट्रोल के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कंडीशन स्टैटिक होनी चाहिए, एज वेल एज स्पीड भी जो है आपके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो स्लो स्पीड आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, स्टैटिक कंडीशन होनी चाहिए। तो बोथ बी एंड सी विल बी द राइट आंसर, यहाँ पे ये ध्यान रखोगे। डीसी सर्वो मोटर में और क्या करते हो, और हमारे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है, जैसे डीसी सर्वो मोटर है, एसी सर्वो मोटर है। एसी सर्वो मोटर किसके जैसी होती है, लगभग हमारे पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की जैसी होती है। उसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कुछ इस तरह से होती है, ये नॉन लीनियरिटी भी होती है इसमें, इसको हम जो है लीनियरिटी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास एसी सर्वो मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो सो दैट एक्स बाई आर रेशियो जो है वो घट जाता है। तो एक्स बाई आर रेशियो किसमें कम देखने को मिलता है, एसी सर्वो मोटर में। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन में कौन सी डिवाइस प्रेजेंट होती है, ये पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका एक हमारे पास पीडीएफ का एक्सप्लेनेशन है, वो सफिशिएंट है इन सारी चीजों को समझने के लिए। विच डिवाइस इज प्रेजेंट इन पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्यूनिंग यूनिट, मल्टीप्लेक्सर, स्कैडा, नन ऑफ द अबव। पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन होता क्या है, पहले ये समझते हैं। हम ये समझते हैं कि जो भी हमारे पास पावर लाइन होती है ना, उस पावर लाइन में हमारे पास फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का सिग्नल तो जाता ही है, लेकिन जो है हमारे पास यहाँ पे कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी भी जाती है साथ में। कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके स्टेट की राजधानी है, वहां पे आपके पास जो है जोनल हेड है आपका इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वहां पे वो सभी चेक करते हैं कि पूरे स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस जगह पे कौन सी लाइन में हेल्थ मॉनिटरिंग करते हैं कि कौन सी लाइन में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा फॉल्ट आया। तो उसके लिए जो है वो पीएलसी का यूज करते हैं, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, पीएलसी का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी हमारे पास और जाती है, ठीक है। हालांकि फ्रीक्वेंसी मैचिंग नहीं हो रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 50 हर्ट्ज गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जा रही है, दोनों में डिस्टोर्शन नहीं होगा। ये हम भेजते हैं हेल्थ की लाइन की हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए। अब हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लीजिए बीच में कोई ट्रांसफार्मर आ गया, तो जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफार्मर आएगा तो ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को नहीं कवर अप कर पाएगा, या फिर ऐसे बोलो कि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के लिए ऑपरेट नहीं हो पाएगा। तब हमें क्या करना पड़ता है, इन हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ना ब्लॉक करना पड़ता है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैरेलल एलसी ट्यून सर्किट लगा देते हैं, यहाँ पे पैरेलल एलसी ट्यून सर्किट लगा देते हैं। और इसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो हम कैरियर फ्रीक्वेंसी ही रख देते हैं। अब रेजोनेंट कंडीशन आपने सीखी होगी ना, अगर सीरीज रेजोनेंट सर्किट है तो एलसी सर्किट क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होता है और उसको पास होने देता है। एलसी सीरीज आरएलसी सर्किट इज द सीरीज रेजोनेंस इज द एक्सेप्टर सर्किट, और पैरेलल रेजोनेंस क्या होता है, रिजेक्टर सर्किट होता है। तो मैंने इसको किस लिए डिजाइन किया, कैरियर फ्रीक्वेंसी पे डिजाइन किया। तो ये एलसी ट्यून सर्किट किसको रिजेक्ट करेगा, कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रिजेक्ट कर देगा, और केवल किसको पास करने देगा, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को पास करने देगा, सो दैट ट्रांसफार्मर कैन सेफली ऑपरेट। तो ये हमारे पास यहाँ पे रियलिटी में क्या होता है, एक ट्यूनिंग सर्किट होता है जिसको ट्यून्ड किया जाता है हमारे पास एलसी पे रिजेक्टर सर्किट की तरह ऑपरेट कराने के लिए। ट्यून कहाँ पे किया जाता है, कैरियर फ्रीक्वेंसी पे। तो ये जो कैरियर फ्रीक्वेंसी के लिए हाई इंपेडेंस शो करता है और बाकी फ्रीक्वेंसी को पास करता है, दैट मीन्स लो पावर फ्रीक्वेंसी को जो है लो इंपेडेंस पाथ प्रोवाइड करता है, इट कैन बी इजीली पास्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द टाइप ऑफ कम्यूटेशन यूज्ड इन केस ऑफ सिंगल फेज पैरेलल इन्वर्टर। सिंगल फेज पैरेलल इन्वर्टर, पैरेलल इन्वर्टर क्या होता है, जस्ट पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। पैरेलल इन्वर्टर क्या होता है, जैसे ये डायग्राम देखिए जरा प्लीज। ये जो लोड है ना उसके पैरेलल में हम क्या करते हैं, एक कम्यूटेटिंग कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं, इस तरह से कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। तो इसीलिए हम जो हमारे पास ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर को हम क्या बोलेंगे,
पैरेलल इन्वर्टर बोलेंगे। तो ये इसमें जो टाइप ऑफ कम्यूटेशन यूज किया जाता है वो कैसा यूज किया जाता है, सेल्फ कम्यूटेशन, नेचुरल कम्यूटेशन, ऑक्सिलरी कम्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। तो हमें यह देखना है कि यहाँ पे जो यूज किया जाता है ना, कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो है सेल्फ कम्यूटेशन यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो होता है क्लास बी कम्यूटेशन के जैसा सर्किट बनाता है। अब क्लास बी कम्यूटेशन क्या होता है, क्लास बी कम्यूटेशन को हम जो है करंट कम्यूटेशन भी बोलते हैं, और या फिर सेल्फ कम्यूटेशन ड्यू टू द रेजोनेटिंग लोड ऐसा भी बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए एक ही हमारे पास जो कम्यूटेशन सर्किट्स होते हैं ना, उनके नाम भी आपको दूसरे नाम भी मालूम होने चाहिए। जैसे क्लास ए कम्यूटेशन सर्किट है तो उसको सेल्फ कम्यूटेशन बाय रेजोनेटिंग द लोड बोलते हैं। क्लास बी को क्या बोलते हैं, क्लास बी को हम बोलेंगे सेल्फ कम्यूटेटिंग बाय रेजोनेटिंग द लोड। उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन होता है, ऑक्सिलरी कम्यूटेशन या वोल्टेज कम्यूटेशन कौन सा होता है, क्लास डी कम्यूटेशन होता है। उसके बाद पल्स कम्यूटेशन होता है क्लास ई। तो यहाँ पर एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन क्लास ई, और क्लास बी को हम क्या बोल रहे हैं, सेल्फ कम्यूटेशन। तो ये जो सर्किट जो है हमारे पास क्लास बी के जैसा बनता है, दैट्स वाई हम यहाँ पे इसको क्या सेलेक्ट करोगे, सेल्फ कम्यूटेशन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, कम्युनिकेशन सिस्टम से है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो होता है उसके रिगार्डिंग हमें ये देखना है कि इसका मेन एडवांटेज क्या होता है। मेन एडवांटेज देखना है ना कि बैंडविड्थ लेस, रिड्यूस पावर, बेटर परफॉर्मेंस इन प्रेजेंस ऑफ नॉइज, पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। ऐसा लग रहा है कि हमारे पास सारे ही एडवांटेज है इसके, लेकिन हमें बहुत अच्छे से समझना है कि मेन एडवांटेज पल्स कोड मॉड्यूलेशन का क्या होता है। सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एडवांटेज, तभी पता चलेगा व्हाट इज द पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि रियलिटी में ये एनालॉग मॉड्यूलेशन का ही पार्ट है, लेकिन हमारे पास जो है इसको हम जो है डिजिटल स्कीम की तरह यूज करते हैं। जैसे एनालॉग जो भी सिग्नल होते हैं उसको पल्सेस में चेंज करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, फिर क्वांटाइजिंग करते हैं, है ना। आप देखोगे सैम्पलिंग क्वांटाइजिंग ये प्रोसेस होती है, फिर हमारे पास इनकोडर होता है, डिकोडर होता है, देन वापस हमारे पास जो है मेन एनालॉग सिग्नल मिल जाता है। तो इससे पल्स कोड मॉड्यूलेशन से एडवांटेज क्या होता है, आप जो है लंबी दूरी तक ये सिग्नल भेज सकते हो, साथ ही साथ जो है इसमें नॉइज परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो जाता है। लेकिन इसमें लेस बैंडविड्थ नहीं चाहिए होती, इसमें मोर बैंडविड्थ चाहिए होती है। इसमें जो है बैंडविड्थ लेस बैंडविड्थ कहाँ चाहिए होगी, अगर डेल्टा मॉड्यूलेशन आ जाए, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये सारे जो है हमारे पास इसके टाइप है ना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास पल्स कोड मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ लेस नहीं होती है। ठीक है, नॉइज परफॉर्मेंस इसका बहुत बढ़िया होता है, इसी के कारण इसको हम यूज करते हैं। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, एसएमपीएस से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसएमपीएस इज सुटेबल फॉर हाई पावर एप्लीकेशन। तो हमारे पास एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई जो हमें रेगुलेटेड डीसी सप्लाई देता है। जैसे आपके पास मोबाइल फोन के लिए आपको चाहिए रेगुलेटेड डीसी सप्लाई चाहिए, या फिर आपके पास ऐसी कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन है, या फिर आप कुछ ड्रोन वगैरह बना रहे हो, वहां पे रेगुलेटेड डीसी सप्लाई चाहिए, तो वहां पे हम जो है एसएमपीएस का यूज करते थे। पहले हम लीनियर मोड एलएमपीएस यूज करते थे, लीनियर मोड पावर सप्लाई। उसके कंपैरिजन में एसएमपीएस के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, वी विल डिस्कस लेटर, इसका इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा। लेकिन अभी हमें समझना है कि एसएमपीएस के कई सारे टाइप होते हैं, तो उसमें कौन सा हाई पावर एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे कौन से टाइप के एसएमपीएस है। तो सबसे पहले हमारे पास फ्लाईबैक टाइप एसएमपीएस, इसको जो है पावर रेटिंग के हिसाब से हमने डिवाइड किया है। ठीक है, इसको यूज करते हैं फ्यू वाट से 100 वाट तक। उसके बाद फॉरवर्ड कन्वर्टर, इसको यूज करते हैं 350 वाट तक। उसके बाद हमारे पास हाफ ब्रिज कन्वर्टर का यूज हम जो है 350 वाट से 800 वाट तक करते हैं। फुल ब्रिज कन्वर्टर उसका यूज हम 800 वाट से 5 किलो वाट तक करते हैं। पुश पुल कन्वर्टर उसका यूज भी हम 800 वाट से लगभग 5 किलो वाट तक करते हैं। लेकिन इनमें जो है फुल ब्रिज इन्वर्टर की एक एडवांटेज है, हाई पावर रेटिंग कहाँ आ रही है, दोनों में आ रही है, पुश पुल कन्वर्टर में और फुल ब्रिज कन्वर्टर में। लेकिन फुल ब्रिज कन्वर्टर में एडवांटेज ये है कि इसमें वोल्टेज और करंट रेजिस्टेंस जो होती है ना मिनिमम होती है सबसे, इसीलिए वोल्टेज और करंट रेजिस्टेंस जो पावर मॉसफेट आप इसके लिए यूज करोगे वहां पे स्ट्रेस मिनिमम होता है, इसलिए जो है ये पॉपुलर होता है बहुत ज्यादा। हाई पावर एप्लीकेशन के लिए कहीं पर भी यूज करना हो, फुल ब्रिज कन्वर्टर का बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी देखने को मिलता है। सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, कि एक मेटल सेमीकंडक्टर, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन है वेयर द सेमीकंडक्टर इज हाईली डोप्ड बिहेव्स लाइक। देखो एक सिंपल सी बात है, हमारे पास नॉर्मली जंक्शन कैसे बनाते हैं, एक तो पीएन जंक्शन होता है ना,
पीएन जंक्शन क्या होता है? सेमीकंडक्टर, ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल, ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर जंक्शन, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है, इसकी अलग हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, इसको एज ए कंट्रोल डिवाइस अलग अलग तरीके से यूज करते हो, ठीक है। हमारे पास अभी देखो, जैसे मान लीजिए अभी क्या क्वेश्चन पूछा गया, एक मेटल है और एक आपके पास क्या है, सेमीकंडक्टर है। अब सेमीकंडक्टर में क्या बोला गया है, क्वेश्चन ये है, वो ध्यान से सुनिएगा। सेमीकंडक्टर में आपके पास डोपिंग लेवल हाई भी रखा जा सकता है और लो भी रखा जा सकता है, लो डोपिंग और हाई डोपिंग। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन है कि हाई डोपिंग रख देते हैं सेमीकंडक्टर में, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रेक्टिफायर जंक्शन, ओमिक जंक्शन, एलईडी, लेजर डायोड। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर लो डोपिंग कर दोगे तो ये जो बन जाएगा शॉर्टकी डायोड। शॉर्टकी डायोड इज नथिंग बट द मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, और सेमीकंडक्टर की डोपिंग लेवल लो होता है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारे पास अगर हाई डोपिंग कर दिया जाए तो ये सिंपली जो है ओमिक जंक्शन की तरह काम करेगा, सिंपल एक ओमिक जंक्शन की तरह काम करेगा। और यहाँ पे शॉर्टकी डायोड है तो रेक्टिफायर प्रॉपर्टी बन जाएगी, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, रेक्टिफायर की प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा, हाई डोपिंग पे ओमिक जंक्शन, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। अगला क्वेश्चन है लीकेज फ्लक्स। अब देखो, लीकेज फ्लक्स पाथ आर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, प्रोपोर्शनल, नन ऑफ द एंगुलर पोजीशन ऑफ रोटर। अब रोटर जो है जनरली हमारे पास कितने टाइप के होंगे, रोटर जो है आप मैक्सिमम केस में तो सिलेंड्रिकली होता है ना, आप कहीं पर भी चले जाओ। लेकिन जैसे सिंक्रोनस मशीन पढ़ते हैं तो वहां पे हमारे पास सैलिएंट पोल भी आता है। चलो ठीक है, उसकी भी बात कर लेंगे, ठीक है, सैलिएंट पोल भी बात कर लेंगे, थोड़ा डिटेल से समझेंगे इसको। ठीक है, हमारे पास अब देखो जरा प्लीज। अब यहाँ पे अगर आपको मैं बोलूँ, इसके चारों तरफ कुछ भी हमारे पास कोई भी इस तरह से फ्रेम है, कवर है, इसके चारों तरफ भी फ्रेम है, ठीक है। अब दोनों रोटर के चारों तरफ हमने फ्रेम बना दिया। लीकेज फ्लक्स क्या होता है, लीकेज फ्लक्स जो मतलब जो कहीं पर भी यूज नहीं होता हो, एयर के थ्रू पास होता हो, पास थ्रू द एयर, पास थ्रू द एयर, कहीं पर भी यूज नहीं होता हो, वो हमारे पास रोटर की पोजीशन पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे भाई, एयर एयर के थ्रू जो भी पास हो रहा है, आयरन पाथ से तो जा ही नहीं रहा है, एयर में तो जा रहा है, उससे क्या मतलब है। चाहे हमारे पास डी एक्सेस हो या एक्स एक्सेस हो, क्वाड्रेचर एक्सेस हो या फिर किसी भी टाइप का एक्सेस हो, हर एक जगह पे रोटर की पोजीशन पे तो डिपेंड करेगा नहीं, ये एयर पाथ पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये जो है लीकेज फ्लक्स जो है इंडिपेंडेंट रहेगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसे होता है आर्मेचर फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स ध्यान रखना, आर्मेचर से पास आउट होगा, इसका मतलब ये होगा आयरन पार्ट से पास आउट होगा। अब देखो, अगर आयरन पार्ट से पास आउट होगा सिलेंड्रिकल में तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे डी एक्सिस से पास हो, डायरेक्ट एक्सिस से पास हो या क्वाड्रेचर एक्सिस से पास हो, जहां पर भी देखो उसको आयरन पार्ट जो है हर एक जगह बराबर मिलेगा, क्योंकि आयरन पार्ट जितना होगा उतना ही रिलेक्टेंस, आयरन पार्ट जितना होगा उतना ही रिलेक्टेंस क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यही तो हम देखते हैं सिलेंड्रिकल रोटर में। और सैलिएंट पोल रोटर में जो हमारे पास रिलेक्टेंस यूनिफॉर्म नहीं होता है। यहाँ पे देखो आयरन पार्ट ज्यादा है, क्वाड्रेचर एक्सिस पे आयरन पार्ट कम है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे जो है अलग अलग आपको आर्मेचर फ्लक्स देखने को मिलेगा। तो आर्मेचर फ्लक्स पाथ आर डिपेंडेंट ऑन द एंगुलर पोजीशन ऑफ सैलिएंट पोल रोटर। सैलिएंट पोल रोटर में इसकी एंगुलर पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, लेकिन सिलेंड्रिकल पोल रोटर में, सिलेंड्रिकल रोटर में ये इंडिपेंडेंट रहते हैं। अल्टीमेटली सिंपली यहाँ पर कंक्लूजन ये है, चाहे लीकेज फ्लक्स हो चाहे आर्मेचर फ्लक्स हो, सिलेंड्रिकल रोटर पे दोनों पोजीशन एंगल एंगल जो हमारे पास एंगुलर पोजीशन होती है रोटर की, दोनों डिपेंड नहीं करते सिलेंड्रिकल में। लेकिन सैलिएंट पोल में लीकेज फ्लक्स तो किसी पे नहीं डिपेंड करेगा। और लीकेज फ्लक्स जो आर्मेचर फ्लक्स जो है सैलिएंट पोल में अफेक्टेड होगा, क्योंकि वहां पे डी एक्सिस पे अलग आयरन पार्ट मिलेगा, उसका लेंथ अलग मिलेगा, और यहाँ पे हमारे पास अलग लेंथ मिलेगा, ठीक है, क्वाड्रेचर एक्सिस पे। तो इसलिए वो ध्यान रखना, आर्मेचर फ्लक्स पाथ आर डिपेंडेंट ऑन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द सैलिएंट पोल रोटर, ये स्टेटमेंट अलग से ध्यान रखना। विच ऑफ दिस इज इनकरेक्ट फॉर एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इनकरेक्ट कौन सा है ये बताना है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हाई वोल्टेज गेन होता है, हाँ बिल्कुल होता है हाई वोल्टेज गेन। इसका गेन आइडियली कितना होता है, हमारे पास इनफाइनाइट होता है, हम ये चाहते हैं तो हम जो है थोड़ी सी इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख देते हैं ताकि हमें पता चल जाए। गेन इनफाइनाइट, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो,
गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है वो भी इनफाइनाइट होना चाहिए, बैंडविड्थ इनफाइनाइट होना चाहिए, बैंडविड्थ हाई मतलब स्टेबिलिटी। तो ये सारे हमारे CMRR जो है वो भी हमारे पास कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ये भी इनफाइनाइट होना चाहिए। हाई वोल्टेज गेन बिल्कुल सही है, इसमें से इनकरेक्ट बताना है। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर बिल्कुल डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर नहीं यूज करोगी तो फिर दिक्कत आएगी। हमारे पास क्या दिक्कत आएगी, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो इस तरह से होता है। गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से होता है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए भी गेन मिलेगा और फिर फ्रीक्वेंसी AC सिग्नल के लिए भी आपको गेन मिलेगा। इसका मतलब DC सिग्नल को भी ये एम्पलीफाई करेगा और AC सिग्नल को भी एम्पलीफाई करेगा, दोनों को एम्पलीफाई करेगा, इसलिए डायरेक्ट कपल्ड हम यूज करते हैं। इट इज ओनली यूज फॉर द एम्पलीफाइंग AC सिग्नल, बिल्कुल गलत बात, यही हमें इनकरेक्ट हमें ढूंढना था। और ओपेम्प को इनिशियली डिजाइन किसके लिए किया गया था, बात मालूम है आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए डिजाइन किया गया था, मैथमेटिकल अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया था। तो हमारे पास ये तीनों स्टेटमेंट A B D करेक्ट है और इनकरेक्ट कौन सा है, C विल बी द राइट आंसर। अगर डायरेक्ट कपल्ड नहीं करते, RC कपल्ड करते ना तो फिर दिक्कत आती है। RC कपल्ड का हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, RC कपल्ड का गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है, लो फ्रीक्वेंसी पे भी गेन जीरो आता है और हाई फ्रीक्वेंसी पे भी गेन जीरो आता है। मतलब DC सिग्नल को तो आप एम्पलीफाई नहीं कर पाते अगर RC कपल्ड यूज करते, तो यहाँ पे डायरेक्ट कपल्ड यूज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। इन द स्टेट ऑफ सैचुरेशन MOSFET एक्ट एज, MOSFET जो है सैचुरेशन स्टेट में MOSFET किसकी तरह एक्ट करेगा ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, एक आपको मालूम होना चाहिए FET MOSFET VGT इनका क्या यूज है, आप कैसे यूज कर सकते हो। इनको हम जो है सिंपल सी बात है, डायोड बेचारा ऑन ऑफ स्विच की तरह ऑपरेट करता है, दैट इज स्विचिंग डिवाइस। लेकिन FET MOSFET VGT में हमें एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या मिल रहा है, इनमें कंट्रोलिंग टर्मिनल होता है, सिंस देयर इज नो कंट्रोलिंग टर्मिनल इन द केस ऑफ डायोड, यहाँ पे कंट्रोलिंग टर्मिनल होता है BJT में, करंट कंट्रोलिंग, FET MOSFET में वोल्टेज कंट्रोलिंग। बाई थर्ड टर्मिनल यू कैन फाइंड आउट द एम्पलीफिकेशन पर्पज, मतलब एम्पलीफिकेशन पर्पज को आप जो है एडिशनली ऑब्टेन कर सकते हो। भाई डायोड ओपन स्विच की तरह काम करता था, क्लोज स्विच की तरह भी काम करता था, लेकिन एम्पलीफिकेशन नहीं होता था। प्लस एम्पलीफिकेशन चाहिए तो आपको थर्ड कंट्रोलिंग टर्मिनल चाहिए। तो एम्पलीफिकेशन कहाँ पे मिलता है ये भी मालूम होना चाहिए। BJT में हमें एक्टिव रीजन में मिलता है, FET और MOSFET में हमें सैचुरेशन रीजन में मिलता है। तो FET और MOSFET जो है हमारे पास सैचुरेशन रीजन में किसकी तरह काम करेंगे, एम्पलीफायर की तरह काम करेंगे। A विल बी द राइट आंसर। अभी हमें और भी देखना है, यहाँ पर देखो जरा प्लीज। अगर आपको FET पूछा जाए FET के बारे में, तो FET जो है वो हमारे पास लीनियर रीजन में वोल्टेज कंट्रोल्ड वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करता है। मतलब यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर बना सकते हो। और यहाँ पे ये कौन सा रीजन है, ये सैचुरेशन रीजन है, ये हमारे पास सैचुरेशन रीजन है। सैचुरेशन रीजन में आप एक यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं MOSFET में। एक तो सैचुरेशन रीजन में MOSFEट एक्ट एज कांस्टेंट करंट सोर्स, ध्यान रखना, कांस्टेंट करंट सोर्स मतलब जहां पे करंट की वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, है ना, वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट करंट सोर्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो MOSFEट जो है ना सैचुरेशन रीजन में कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह काम करता है, क्योंकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरह से फ्लैट हो जाती है। और सैचुरेशन रीजन में ही आपको ये क्या देखने को मिलेगा, एम्पलीफायर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एम्पलीफिकेशन मिलेगा। उसके बाद हालांकि हमारे पास क्या आ जाता है, ब्रेकडाउन रीजन आ जाता है। तो लीनियर रीजन, उसके बाद सैचुरेशन, फिर ब्रेकडाउन, तीन हमारे पास रीजन देखने को मिलते हैं MOSFET में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, यहाँ पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन इज, कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ है 3s+1 अपॉन s+1, तो फंक्शन को पहले लिख देते हैं, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट करेंगे। क्या होगा, इसका बाई पार्ट कर दीजिएगा, a/s और b/s+1। ए की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, पुट s इक्वल टू 0 है, तो ए की वैल्यू डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ए के नीचे s है ना, s को हटा दो और डायरेक्टली s इक्वल टू 0 पुट कर दो इसमें, इस पूरे फंक्शन में। तो s को हटा दो इसको और पूरे फंक्शन में s इक्वल टू 0 पुट कर दो तो 1 आ जाएगा। उसी तरह s+1 इक्वल टू 0, s इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, तो पूरे फंक्शन में s+1 हटा दो और s इक्वल टू -1 रख दो, क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा +2 अपॉन s+1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, -3+1 अपॉन -2+1, ये कितना आ जाएगा, -1 ना, -1
-2/-1 ये आ जाएगा 2, ठीक है, प्लस 2 आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया 1/s प्लस, तो इसका इनवर्स लाप्लास लोगे तो ft क्या आ जाएगा, ft आ जाएगा 1 और इसका आ जाएगा 2e⁻t। तो हमारे पास यहाँ पर 1 + 2e⁻t, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ एसएमपीएस और लीनियर पावर सप्लाई। हमने आपको बताया था एसएमपीएस के कई सारे एडवांटेज होते हैं लीनियर पावर सप्लाई के रेफरेंस में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या एडवांटेज है, नो फिल्टर इज रिक्वायर्ड, फिल्टर तो चाहिए। अब एसी पावर को एक्चुअल में पावर सप्लाई क्या करती है, पावर सप्लाई जो है ना एसी पावर को रेगुलेटेड डीसी में चेंज करती है, बस आपको ये ध्यान रखना है, रेगुलेटेड डीसी में। अब रेगुलेटेड डीसी कैसी लाई जाए, अगर लीनियर पावर सप्लाई है तो वहां पे जो है ना एसी को हम डीसी में चेंज करते हैं और फिर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट लगा देते हैं। अगर स्मॉल सप्लाई है तो जीनर डायोड लगा दो, अदरवाइज ट्रांजिस्टर से वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बना दो। तो हम यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बनाते हैं लीनियर पावर सप्लाई में। लेकिन स्विच मोड पावर सप्लाई में एसएमपीएस में यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट नहीं यूज करते हैं, यहाँ पे फीडबैक कंट्रोल यूज करते हैं। जैसे हमारे पास कंट्रोल सिस्टम में होता है ना, फीडबैक दे दो, पता चलता जाएगा कि हमारे पास रेफरेंस इनपुट और जो फीडबैक आउटपुट है वो कंपेयर होते रहेंगे, जब तक कि एरर नहीं जीरो हो जाए तब तक वो कंपैरिजन चलता रहेगा। तो हम जो है यहाँ पे फीडबैक कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, यही इसका एडवांटेज है। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम यूज करने से इसका जो हमारे पास जो एक्यूरेसी बहुत बढ़िया हो जाता है, डीसी रेगुलेटेड सर्किट की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे एसएमपीएस में क्या करते हैं, एसी वोल्टेज को पहले स्टेप डाउन करते हैं, जैसे 230 वोल्ट है और 230 वोल्ट को पहले स्टेप डाउन करो ट्रांसफार्मर की मदद से, कैसे भी करो, ठीक है। फिर उस स्टेप डाउन को फिर डीसी में चेंज कर देते हैं और फिर फीडबैक कंट्रोल के थ्रू हम क्या करते हैं, रेगुलेटेड मेंशन करते हैं। इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, साइज ऑफ ट्रांसफार्मर की जो है, साइज ऑफ ट्रांसफार्मर भी जो है हमारे पास यहाँ पर घटता है एसएमपीएस में। इसकी कॉस्ट कुल मिला के बात है, इसकी एफिशिएंसी भी जो है ओवरऑल सर्किट की जो है वो बढ़ती है। तो हमारे पास यहाँ पे मेन एडवांटेज जो है, यहाँ पे हायर एफिशिएंसी होगा एसएमपीएस का कंपैरिजन टू लीनियर पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, कितना होता है एफिशिएंसी ये भी देख लेते हैं। लीनियर पावर सप्लाई का हमारे पास लगभग 20 से 25% देखने को मिलेगा और एसएमपीएस का 60 से 65% तक आपको एसएमपीएस का आपको देखने को मिलेगा पावर एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज ए परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स। परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स का मतलब क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स का मतलब ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल जिसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं भी करो, बी इक्वल टू 0 रखो, फिर भी जो है उसमें कुछ ना कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रहे, है ना, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रहे, वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास उसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होंगे। परमानेंट डाइपोल मोमेंट कैसी होती है, इस तरह से जो डाइपोल्स होते हैं ना वो वेरियस ग्रुप में बना के डोमेन बनाते हैं, वेरियस ग्रुप में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आपको क्या देखने को मिलेंगे, परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल बनेंगे, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ आपको रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी देखने को मिलती है, ठीक है। और एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आपको एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल तो मिलेंगे, लेकिन जो है हमारे पास जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वहां पे वो एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डायमैग्नेटिक मटेरियल में, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल में तो बिल्कुल नहीं, इसको तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। और इसमें हमारे पास तो बिल्कुल बहुत कम जो होता है, पर डाइपोल मोमेंट वीक होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। फुल एडर सर्किट जो होता है हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, उसमें हमारे पास कितने इनपुट और आउटपुट होते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फुल एडर सर्किट में हमारे पास 3 इनपुट होते हैं, ए बी और दूसरा क्या होता है, तीसरा होता है कैरी इनपुट, है ना, ये फुल एडर। और यहाँ पे एक हमें चाहिए सम और एक चाहिए कैरी आउटपुट, यही चाहिए। तो हमारे पास 3 इनपुट फुल एडर सर्किट में और 2 आउटपुट देखने को मिलेंगे, 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। अगला क्वेश्चन, कुछ तो क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, उनको ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। स्टेप अप चॉपर है, उसका वीएस सोर्स वोल्टेज है, अल्फा ड्यूटी साइकिल है, आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन बताओ। भाई स्टेप डाउन का क्या होता है, अल्फा वीएस स्टेप डाउन के लिए, स्टेप अप के लिए क्या होगा, वीएस अपॉन 1 माइनस अल्फा। उसी तरह हमारे पास जो है थर्ड है स्टेप अप डाउन दोनों, तो वहां पे हमें मिलेगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वीएस, ठीक है, ये हमें मिलेगा।
तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्सप्रेशन से रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। स्टेप डाउन, ये हमारे पास स्टेप अप, और यहाँ पे आपके पास स्टेप अप डाउन दोनों चाहिए, तो आपके पास जो है तीसरा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करोगे, सी विल बी द राइट आंसर, नहीं डी विल बी द राइट आंसर, वी एस अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। ये कैपेसिटर करंट स्विचिंग होती है ना, इसको हम जो है इजीली कौन से सर्किट ब्रेकर पे कर सकते हैं, ये हमें देखना है। एक्चुअली कैपेसिटर सर्किट करंट स्विचिंग क्या होता है, क्या जैसे कैपेसिटर बैंक है, कैपेसिटर बैंक है ना, तो कैपेसिटर बैंक के नजदीक आपके पास कोई फॉल्ट आ गया है ना, वहां पे फॉल्ट आ गया तो वहां पे जो है आर्क जो है कैपेसिटिव वोल्टेज अप्लाई होगा, या सडनली कैपेसिटेंस करंट जो है वो हमारे पास ज्यादा आर्क प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी, आर्क प्रोड्यूस करेगी। ये आर्क जो है सारे सर्किट ब्रेकर में प्रोड्यूस होती है एक्सेप्ट आपके पास वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को छोड़ दो, बाकी सारे ब्रेकर में यहाँ पे दिक्कत होती है। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में ये एडवांटेज है कि अगर कैपेसिटेंस बैंक स्विचिंग हो, रिएक्टर स्विचिंग हो, इस तरह की हमारे पास स्विचिंग हो जहां पर हमारे पास कैपेसिटर करंट का अमाउंट एकदम से सडनली बढ़ जाता है, या फिर कैपेसिटिव वोल्टेज जो है ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के अक्रॉस आर्क डेवलप करता है, तो वहां पे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज करना थोड़ा सा सेफ रहेगा। ठीक है, बाकी को नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जरा प्लीज, इसमें हमें बताइए कि जो ओपेम्प है उसकी आइडियल ओपेम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, पहले इनपुट रेजिस्टेंस के बारे में देखा। इनपुट रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। किसी भी ओपेम्प का इनपुट रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब ये होता है कि जितना इनपुट रेजिस्टेंस हाई होगा उतना लोडिंग इफेक्ट कम होगा। लोडिंग इफेक्ट कम होगा, साथ ही साथ नॉइज सिग्नल का इफेक्ट भी क्या होगा, हमारे पास कम होगा। नॉइज सिग्नल का इफेक्ट भी हमारे पास कम होगा। लोडिंग इफेक्ट क्या होता है, ये मेजरमेंट में हम डिस्कस करते हैं ना। लोडिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि बेचारा कोई चीज जो है वोल्ट मीटर है, उसको वोल्टेज मापने के लिए भेजा, वो खुद के ऑपरेशन के लिए सप्लाई से वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, तो सप्लाई के वोल्टेज को क्या मेजर करेगा। इसका मतलब ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, लोडिंग इफेक्ट बोलते हैं। मीटर खुद जो है खुद के ऑपरेशन के लिए सर्किट से सप्लाई ले रहा है, तो फिर तो ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात होगी। इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। कोई भी ऑप एम्प है, एम्पलीफायर है, उसका गेन आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यही हमारे पास इनपुट ए विल बी द राइट आंसर फॉर आइडियल ऑप एम्प कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन से आप दो टाइप की प्रॉपर्टी कंसीडर कर सकते हो, मेटल और सेमीकंडक्टर। मेटल और सेमीकंडक्टर का अगर जंक्शन बनाते हो और सेमीकंडक्टर को लाइटली डोप्ड रखते हो, तो आप कौन से टाइप का डायोड ऑब्टेन कर सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा है। जनरल पर्पस डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड, शॉर्ट की डायोड, या नन ऑफ द अबव। हियर शॉर्ट की डायोड सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। और पीडीएफ में और भी कई टाइप के डायोड है, उन सभी को डिटेल से समझाया हुआ है। पिन डायोड, वेरेक्टर डायोड, एलईडी, अलग 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 सभी को समझाया हुआ है। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें हो सकता है जल्दबाजी में आपने मिस्टेक की हो, लेकिन इसको शांति से पढ़िएगा। ये सिस्टम हैज ए सैम्पलिंग रेट ऑफ 50,000 सैंपल पर सेकेंड। सैंपल पर सेकेंड मतलब हर्ट्ज में दिया हुआ है। ठीक है, तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, सैम्पलिंग रेट को क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग रेट या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम नाइक्विस्ट रेट। इसको बोलते हैं नाइक्विस्ट रेट। ये कितना दिया हुआ है, 50,000 ना, मतलब 50 किलोहर्ट्ज। ठीक है, ये दिया हुआ है। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, मतलब जो सिग्नल हमें उसकी सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बतानी है, और सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये नाइक्विस्ट रेट या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफएस दिया हुआ है। सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफएम होती है। तो सो दैट इट कैन एक्वायर टू रिकंस्ट्रक्ट। कभी भी सैम्पलिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग हमेशा ध्यान रखना, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा जो है ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी तो हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 50 किलोहर्ट्ज, और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी सिग्नल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो सिग्नल फ्रीक्वेंसी सॉरी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, 25 किलोहर्ट्ज। कितना हो जाएगा, 25 किलोहर्ट्ज। तो बी विल बी द राइट आंसर। मत कम से कम आपके पास ये होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम कंडीशन में। अगला क्वेश्चन है, एससीएस इज ए 4 लेयर silicon control switch is a 4 layer 4 terminal thyristor can be turned on by। silicon control switch क्या होता है,
इसमें दो टाइप के गेट होते हैं, एनोड गेट, कैथोड गेट। तो इसको कैसे टर्न ऑन किया जाता है ये क्वेश्चन पूछा है, एनोड गेट और कैथोड गेट से, या फिर आइदर ऑफ द गेट, किसी भी एक गेट से, या दोनों गेट को एक साथ ऑपरेट करने से। तो पहले हम इसके डायग्राम को देख लेते हैं। इसका डायग्राम किस तरह से होता है ये देखो जरा प्लीज। ये जो है हमारे पास फिजिकल डायग्राम दिया हुआ है कि ये हमारे पास एनोड हो गया, इधर कैथोड हो गया, इधर से एक गेट निकाल दिया, एन साइड पे एनोड गेट बोल दिया, एनोड के नजदीक है तो, और इधर से हमने एक टर्मिनल ऑन निकाला जिसको हमने कैथोड गेट बोल दिया, कैथोड के नजदीक है तो, ठीक है। अल्टीमेटली इसका सिंबल कुछ इस तरह से बना कि एससीआर में एक ही गेट होता है, लेकिन इसमें दो गेट होते हैं हमारे पास, एक एनोड गेट और कैथोड गेट। गेट और कैथोड के बीच में अगर आप पॉजिटिव पल्स अप्लाई करोगे, कैसी है पल्स, पॉजिटिव पल्स अप्लाई करोगे कैथोड और कैथोड गेट और कैथोड के बीच में, तो ये ऑन हो जाएगा। इसको क्या किया जा सकता है, ऑन किया जा सकता है। ऑफ करने के लिए एनोड और कैथोड के बीच में क्या अप्लाई करना पड़ेगा, नेगेटिव पल्स अप्लाई करनी पड़ेगी एनोड और कैथोड के बीच में, तो ये ऑफ करने का तरीका है। तो यही इसका एडवांटेज है कि इसको ऑन और ऑफ जो है बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो ऑन करने के लिए हमें कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, कैथोड और कैथोड गेट के बीच में पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई करना है। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। द फोरबिडन एनर्जी गैप इन सिलिकॉन एट 300 डिग्री केल्विन। तो हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में फोरबिडन एनर्जी गैप T इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन पे कितना होता है। T इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन पे जर्मेनियम में हमारे पास फोरबिडन एनर्जी जो गैप होता है वो होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी सिलिकॉन में, और जर्मेनियम में हमारे पास कितना होता है 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारे पास क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ना, ये वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल, ये कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल, इनके बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है Eg। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ये फॉरबिडन एनर्जी गैप घटता जाता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की डिस्टेंस जो है वो घटती जाती है। किस लॉ के अकॉर्डिंग, किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग घटती है, Eg इक्वल टू Eg नॉट माइनस बीटा टी। टेम्परेचर बढ़ेगा फॉरबिडन एनर्जी गैप घटेगा। अब सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू लगभग होती है 3.84 इंटू 10⁻⁴, इस तरह से कुछ फॉर्मूला होता है बीटा का। अब यहाँ पे टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन रखोगे, आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल गेट कि आपके पास सिलिकॉन के लिए आ जाएगा 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे इसके लिए आ जाएगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, जर्मेनियम के लिए। तो अल्टीमेटली हमें सिलिकॉन के लिए पूछा है कितना है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। और भी अगर आप टेबल याद करना चाहो तो कर सकते हो। 300 डिग्री केल्विन पे अलग अलग जो हमारे पास मटेरियल है उनका, सेमीकंडक्टर मटेरियल है उनका, यहाँ पर एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप शो किया हुआ है। जर्मेनियम का हमारे पास लगभग 0.72 बोल दो, है ना, 0.72, या फिर प्रैक्टिकली हमारे पास और ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। सिलिकॉन का 1.12, गैलियम आर्सेनाइड का 1.4, कैडमियम सल्फेट का 2.4, सिलिकॉन कार्बाइड का 3.3। तो ये हमारे पास अलग अलग आपको फॉरवर्ड एनर्जी गैप देखने को मिलेंगे 300 डिग्री केल्विन पे। अगला क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। एक क्लास बी एम्पलीफायर है, उसमें हमें क्या दिया हुआ है, इट इज फाउंड दैट डीसी पावर जो है 25 वाट है। एसी पावर फाइंड आउट करो। कैसे पता करेंगे, क्लास बी एम्पलीफायर में एसी पावर क्या होगी हमारे पास ये बताना है। 10 वाट, 25 वाट, 50 वाट, 62.5 वाट। देखो सीधी सी बात है, क्लास बी एम्पलीफायर में फिगर ऑफ मेरिट होता है। फिगर ऑफ मेरिट किसका रेशियो होता है, फिगर ऑफ मेरिट हमारे पास रेशियो होगा यहाँ पर डीसी पावर अपॉन एसी पावर का, डीसी पावर अपॉन एसी पावर का। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एसी पावर हमें फाइंड आउट करना है, और फिगर ऑफ मेरिट कितना होता है 0.4 होता है क्लास बी एम्पलीफायर के लिए। हमें फाइंड आउट करना है एसी पावर। तो एसी पावर क्या होगा, डीसी पावर अपॉन 0.4, और 20 अपॉन 0.4 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 250/4, ये आ जाएगा 62.5, 62.5 वाट। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। तो फिगर ऑफ मेरिट आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप ऐसे निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन रिले फॉर द प्रोटेक्शन अप टू 80% ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शनल रिले होनी चाहिए, सीधी सी बात है। अब इनमें से ये देखना है कि डायरेक्शनल रिले कौन सी है, डायरेक्शनल आवर करंट रिले जिसको हम जो है यूज करते हैं लाइन लेंथ के लिए, 80% ऑफ द लाइन लेंथ के लिए, या मोर रिले भी डायरेक्शनल रिले होती है, बिल्कुल सही बात है। कैरियर करंट प्रोटेक्शन रिले, रिले, इम्पीडेंस इज द नॉन डायरेक्शनल रिले, नॉन डायरेक्शनल रिले ये नहीं यूज करेंगे।
अब किसको यूज करें? अब सीधी सी बात है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में या लेंथ ऑफ लाइन में हम जो है हम किसको प्रेफर करते हैं? मोर रिले को। अब 80% जोन ही प्रोटेक्शन करना है, 80% जोन प्रोटेक्शन करना है तो कैरेक्टरिस्टिक भी तो एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब डायरेक्शनल अवर करंट रिले है, कैरियर करंट प्रोटेक्शन रिले है, इनमें मोर रिले, इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बहुत अच्छे से एडजस्ट किसकी की जा सकती है? मोर रिले की जा सकती है। मोर रिले का सबसे बढ़िया बात यह है कि आप जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इस तरह से भी रख सकते हो या इस सर्किल को जो है मूव करके इधर भी रख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एडजस्टेड इन इजीली इन केस ऑफ मोर रिले। एक तो ये बात होगी। दूसरा, हमारे पास मोर रिले जो है पावर स्विंग से लेस अफेक्टेड होती है, जैसा ट्रांसमिशन लाइन में लॉन्ग लाइन में देखने को मिलता है। इसीलिए जो है हम किसको प्रेफर करेंगे? मोर रिले को प्रेफर करेंगे। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचते तो हो जाता। एक बाइलिनियर ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफॉर्मेशन है, लेफ्ट हाफ एस प्लेन, एस प्लेन किस में आता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। जेड डोमेन किस में आता है? हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्म में। इसमें ये बताना है कि लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन को मैप किया जा सकता है जेड डोमेन में, कैसे कैसे मैप किया जा सकता है ये बताना है। एंटायरली आउटसाइड द यूनिट सर्किल, पार्शियली आउटसाइड द यूनिट सर्किल, पार्शियली इनसाइड द यूनिट सर्किल और एंटायरली इनसाइड द यूनिट सर्किल। देखो ये बहुत सिंपल सी बात है, हमने सीखा है ना कि अगर हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कोई भी पोल लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में आए तो सिस्टम क्या होता है? स्टेबल होता है। अगर पोल लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में आए तो हमें लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन ही तो शो करना है। अगर कोई सिस्टम हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए स्टेबल है तो हम यही एज्यूम करके चल रहे हैं कि जेड डोमेन में भी वही सिस्टम हमारे पास क्या है? स्टेबल है, डिस्क्रीट के रेस्पेक्ट में, है ना। तो जेड डोमेन में हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? हम एक यूनिट सर्किल बनाते हैं, फिर हम पोल फाइंड आउट करते हैं। अगर पोल जो है यूनिट सर्किल के अंदर अंदर आ जाते हैं तो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। तो सिंपल सी बात है, यूनिट रेडियस का आप एक सर्किल बनाते हो जिसका मतलब रेडियस कितना होगा? मोड जेड इक्वल टू 1। अब उसमें सारे पोल जो है वो किसके अंडर आने चाहिए? वो सारे के सारे पोल जो है इस सर्किल के अंडर आने चाहिए, एंटायरली इनसाइड द यूनिट सर्किल, तभी स्टेबल होगा ना। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे हमारे पास टेम्परेचर एट विच कंडक्टर बिकम सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर बन जाता है टेम्परेचर। तो हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक तो किसी कोई भी कंडक्टर सुपर कंडक्टर की तरह काम तभी करेगा जब आपके पास उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से कम हो, पहली प्रॉपर्टी। दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए और टेम्परेचर जो है क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो, तभी जो है हमारे पास ये सुपर कंडक्टर की तरह काम करेगा। सुपर कंडक्टर का मतलब जिसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो, रेजिस्टेंस जीरो हो, लॉसेस जीरो हो, ये सारा हमें देखना पड़ेगा। परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल सुपर कंडक्टर होता है, जिसका यूज जो है लेविएशन इफेक्ट मतलब बुलेट ट्रेन वगैरह इनमें आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि सुपर कंडक्टर आपके पास कौन से टेम्परेचर पे बनेगा। इसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं या फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिस्टर टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मैग्नेटिक मटेरियल में देखने को मिलेगा, जहां पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है, वहां पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। एक ड्यूअल कन्वर्टर है, इस ड्यूअल कन्वर्टर में हमें क्या दिया हुआ है? इफ द फायरिंग एंगल ऑफ वन कन्वर्टर इज 30 डिग्री देन द फायरिंग एंगल ऑफ सेकंड कन्वर्टर विल बी। ड्यूअल कन्वर्टर में हमारे पास दो कन्वर्टर होते हैं जो एंटी पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे कन्वर्टर फर्स्ट है, यहाँ पे आपके पास कन्वर्टर सेकंड आ गया। ठीक है, ये दोनों जो है लोड के एंटी पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं इस तरह से। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि एक का हमारे पास आउटपुट इस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, एक का हमारे पास इस तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, और अल्टीमेटली हमें फाइनल आउटपुट कहाँ लेना है? लोड पे लेना है। ठीक है, अब होता क्या है हमारे पास कि अगर दो कोई भी सोर्स आपके पास पैरेलल में कनेक्ट हो या एंटी पैरेलल में कनेक्ट हो, सर्कुलेटिंग करंट को रोकने के लिए एक तो आपको रिएक्टर लगाने की जरूरत होती है। दूसरा, सर्कुलेटिंग करंट को रोकने के लिए मान लीजिए इसका फायरिंग एंगल अल्फा 1 है, इसका फायरिंग एंगल अल्फा 2 है, तो दोनों का सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का, अल्फा 1 हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, तो अल्फा 2 कितना होगा? अल्फा 2 होगा 180 माइनस 30 दैट इज 150 डिग्री टू अवॉइड द सर्कुलेटिंग करंट। अगर सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो गई तो ये कन्वर्टर क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। तो यही इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। अगला क्वेश्चन कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला गया?
एएम से रिलेटेड आपके इस पेपर में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सिंपली एक फॉर्मूला है उसके ऊपर तो भरमार क्वेश्चन है ना। अगर आपसे पूछा गया टोटल पावर इक्वल टू कैरियर पावर 1 प्लस मॉड्यूलेशन इंडेक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसके ऊपर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तो आपको परफेक्टली मिल जाएंगे। द ब्रॉडकास्ट रेडियो ट्रांसमीटर रेडिएट्स 10 किलोवाट, 10 किलोवाट भेज रहा है, कितना 10 किलोवाट। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 0.6, मतलब एम आपको दिया हुआ है 0.6। अब आपके पास अननोन वैल्यू क्या रहेगी, कैरियर पावर रहेगी, उसी को फाइंड आउट करना है। कैरियर पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10 अपॉन 1 प्लस 0.6 स्क्वायर 0.36, 0.36 के डिवाइड बाई 2.18, तो 1.18 ये लगभग आपके पास आ जाएगा 8.47 किलोवाट। कितना आ जाएगा 8.47 किलोवाट, यही हमारे पास आ जाएगा कैरियर पावर। सो ए विल बी द राइट आंसर। कौन सा आंसर आ जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास जो 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन होता है ना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द सेकंड क्वेश्चन वेरी डिटेल, कि इस 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन में जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, इधर हमारे पास क्या होती है, स्पीड होती है। जिधर हमारे पास स्पीड होगी उधर फॉरवर्ड लिख देना, और स्पीड पॉजिटिव होगी। जिधर स्पीड नेगेटिव होगी उधर आप क्या लिखोगे, रिवर्स लिख दोगे, तो जिधर रिवर्स लिख दिया, ठीक है। और जिधर हमारे पास फर्स्ट और थर्ड में मोटरिंग मिलता है और बाकी दोनों पे ब्रेकिंग, या फिर आपको क्या मिलेगा, ब्रेकिंग मिलेगा, या फिर आपको क्या मिलेगा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोल सकते हो, रिवर्स ब्रेकिंग, यहाँ पे ब्रेकिंग मिलेगा। तो अल्टीमेटली हमें कौन सा क्वाड्रेंट पूछा है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, आपको क्या मिलेगा, रिवर्स मोटरिंग मोड, विच विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास मशीन से रिलेटेड है, यहाँ पर हमारे पास स्टार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसमें स्टार्टिंग करंट जो है ना फुल लोड करंट की 5 टाइम्स है, स्टार्टिंग करंट इज 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। फुल लोड स्लिप इज 4%, फुल लोड स्लिप इज 4%। आपको रेशियो बताना है स्टार्टिंग टॉर्क का फुल लोड टॉर्क के साथ। तो स्टार्टिंग टॉर्क का फुल लोड टॉर्क के साथ जो रेशियो होगा ना, उसका फॉर्मूला होता है आई स्टार्टिंग अपॉन आई फुल लोड स्क्वायर इनटू फुल लोड स्लिप। कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर मतलब 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड अपॉन फुल लोड स्क्वायर इंटू 0.04, 25 इंटू 0.04, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, रेशियो 1 आ जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा है, ये क्वेश्चन तो कई बार कर चुके हैं और डायरेक्टली आंसर भी याद हो गया। एक 33 केवी 2000 एमवीए ऑयल सर्किट ब्रेकर है, जिसमें हमारे पास रेटेड करंट 1500 एम्पियर है। मेकिंग करंट आपको सर्किट ब्रेकर की बतानी है, तो सिंपल सी बात है, मेकिंग करंट कितना होगा, मेकिंग करंट होगा 2.55 टाइम्स ऑफ शॉर्ट सर्किट सिमेट्रिकल कैपेसिटी। तो पहले सिमेट्रिकल कैपेसिटी तो निकाल दो। सिमेट्रिकल कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, सिमेट्रिकल कैपेसिटी मतलब जो सिमेट्रिकल करंट वो बताना है, वो क्या होता है, एमवी रेटिंग या केवी रेटिंग अपॉन √3 VLI, यही होता है 2.55 इंटू एमवी रेटिंग कितना है 2000 MVA, 2000 MVA मतलब 10⁶, 33 केवी लाइन वोल्टेज है √3, 33 केवी ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे लगभग आपके पास कितना आ जाएगा, 89 किलो एम्पियर, लगभग आपके पास कितना आ जाएगा 89 किलो एम्पियर, 89.22 किलो एम्पियर। सो डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसमें से ये बताना है कि हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है। हमारे पास अलग अलग मटेरियल है, मार्बल है, पॉलीस्टीरीन है, ट्रांसफार्मर ऑयल है, कॉटन है, तो इसकी एक टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं इस पेपर में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता क्या है रियलिटी में, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब ये कि कोई भी इंसुलेटर जो है वो अपना इंसुलेशन कब तक मेंटेन करके रखेगा, ब्रेक डाउन होने से पहले, उस वोल्टेज लेवल को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे एयर है, एयर इंसुलेटर की तरह काम करता है, हमें मालूम है एयर में करंट नहीं फ्लो होती। कब तक नहीं फ्लो होगी, अगर आपके पास जो है हर एक mm पे 3 किलो वोल्ट आप अप्लाई नहीं कर दो, 1 mm के डिस्टेंस पे 3 किलो वोल्ट अप्लाई नहीं कर दो। अगर 3 किलो वोल्ट 1 mm की डिस्टेंस पे अप्लाई कर दी एयर में, तो वहां पे वो एयर क्या बन जाएगी, कंडक्टर बन जाएगी आयनाइज होगी। तो यही इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, एयर के लिए 3 किलो वोल्ट पर mm। उसी तरह हमें दूसरों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी देखनी है, तो सबसे हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी होनी है वो बताना है आपको। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये टेबल, इस टेबल को ध्यान से देखिए जरा प्लीज, यहाँ वोल्ट पर मीटर के रेस्पेक्ट में दी हुई है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आप अगर आप देखो यहाँ पे
ऑप्शन में एक तो पॉलीस्टीरीन अवेलेबल है 24 × 10⁶, उसके बाद हमारे पास और क्या अवेलेबल है, मार्बल है, ट्रांसफार्मर ऑयल और कॉटन। ट्रांसफार्मर ऑयल, ऑयल जो है आप ये मान लो 15 × 10⁶, और कॉटन का हमारे पास वैसे भी बहुत कम होगा, ठीक है, बहुत कम होगा कॉटन का। और एक हमारे पास मार्बल है, मार्बल की हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, अलग अलग फेज में देखोगे बहुत कम होती है, लगभग आप ऐसे समझ लो कि 3 × 10⁶ से थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना, ऐसा समझ सकते हो। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी देखने को मिलेगी, पॉलीस्टीरीन की देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बोला गया कि आपके पास एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। चलो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, इस तरह से होता है। ये एमिटर टर्मिनल, ये बेस टर्मिनल और ये कलेक्टर टर्मिनल, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या बोला गया, अल्फा ऑफ द ट्रांजिस्टर, अल्फा क्या होता है 0.99 दिया हुआ है। आगे क्या बोला गया, कलेक्टर करंट कितनी दी हुई है 1 मिली एम्पियर, कलेक्टर करंट इज 1 मिली एम्पियर। अगर आपके पास ध्यान रखिएगा अमीटर करंट आउट गोइंग है तो बाकी दोनों करंट क्या होगी, इनकमिंग होगी, बिकॉज आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी ऑलवेज, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब आगे देखो जरा प्लीज, कलेक्टर करंट 1 मिली एम्पियर और कलेक्टर टू बेस करंट विद अमीटर ओपन, कलेक्टर टू बेस करंट, कलेक्टर टू बेस करंट विद थर्ड टर्मिनल ओपन, ओ फॉर ओपन, कौन सा अमीटर ओपन, आईसीबी दिया हुआ है कितना 1 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है। आपको बताना है द वैल्यू ऑफ बेस करंट इज, बेस करंट की वैल्यू बतानी है, कैसे बताओगे, बेस करंट की वैल्यू ऐसे बता सकते हो, पहले आई निकाल दो, क्योंकि आई क्या होता है आई बी प्लस आई सी ना, आई सी तो हमें दे रखा है, आई निकाल दें और फिर आई बी निकाल देंगे। आई बी कैसे निकालोगे, आई बी इक्वल टू आई माइनस आई सी, पहले आई का हमारे पास एक फॉर्मूला है। इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आई का फॉर्मूला क्या है, आई का हमारे पास आई सी का फॉर्मूला है जिससे आई निकाला जा सकता है, आई सी इक्वल टू एल्फा आई प्लस आई सी बी ओ, प्लस आई सी बी ओ। यहाँ पे वैल्यू रखोगे, किसकी वैल्यू निकालोगे, यहाँ से आई की वैल्यू निकाल दोगे, तो ये आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी। आई की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास लगभग आपके पास कितना आ रहा है 1.009 मिली एम्पियर, इतना आ रहा है, आप वैल्यू रख दीजिएगा, इतना आएगा आई। और आई सी कितना है 1 मिली एम्पियर है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वही हमारे पास बेस करंट होगा, दैट मीन्स 0.009 मिली एम्पियर, उसको आप माइक्रो एम्पियर में कितना लिखोगे 9 माइक्रो एम्पियर। So what will be the right answer? D will be the right answer. Next question देखो जरा प्लीज। IGBT एंड BGT बोथ पजेस, देखो ये क्वेश्चन तो आपके पास घुमा फिरा के IGBT BGT MOSFET इन तीनों का कंपैरिजन आपको मालूम होना चाहिए, और इस टेबल से 100% आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। IGBT क्या होता है, BGT के जो एडवांटेज होंगे वो आपको IGBT में देखने को मिलेंगे, MOSFET के जो एडवांटेज होंगे वो भी आपको IGBT में देखने को मिलेंगे। तो IGBT आप ऐसा बोल सकते हो कि BGT और MOSFET का जो भी एडवांटेज है वो आपको IGBT में मिलेगा। BGT का एडवांटेज क्या होता है, BGT का एडवांटेज होता है लो ऑन स्टेट पावर लॉसेस या फिर वोल्टेज ड्रॉप, बीजीटी का एडवांटेज होता है। मॉसफेट का एडवांटेज क्या होता है, लो स्विचिंग लॉसेस होता है। तो ये दोनों एडवांटेज जो है वो कॉमनली आपको किस में देखने को मिलेंगे, आईजीबीटी में देखने को मिलेंगे। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, आईजीबीटी और बीजीटी में कौन सा कॉमन देखने को मिलेगा, भाई साहब जो ऑन स्टेट पावर लॉसेस है वो आईजीबीटी में भी देखने को मिलेंगे। तो ऑन स्टेट पावर लॉसेस कैसे होंगे, हमारे पास लो ऑन स्टेट पावर लॉसेस होंगे। आपको ये कंपैरिजन टेबल याद रखनी है हमेशा, इस कंपैरिजन टेबल से क्वेश्चन बनता है, कभी तो बनता है हमारे पास करंट कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, और इसके रिगार्डिंग कई हमारे पास स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग बनता है कि किसको कितनी फ्रीक्वेंसी पे यूज किया जा सकता है, सेकेंडरी ब्रेकडाउन के कंपैरिजन में यूज किया इफेक्ट बनता है, या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट के रिगार्डिंग भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ पावर सिस्टम इज लीस्ट प्रोन टू फॉल्ट। आपको ये समझना है कि पावर सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, इसमें से सबसे कम जो फॉल्ट आने की पॉसिबिलिटी है कौन से कंपोनेंट में देखने को मिलेगी, ये हमें बताना है। तो अल्टरनेटर दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन या अंडरग्राउंड केबल। इसके लिए एक टेबल है, उसको याद करिए जरा प्लीज। टेबल क्या बोलती है कि हमारे पास जो अलग अलग कंपोनेंट है पावर सिस्टम के, उनमें फॉल्ट आने की परसेंटेज क्या प्रोबेबिलिटी है।
ओवरहेड लाइन में हमारे पास 50% फॉल्ट देखने को मिलते हैं, स्विच गियर में 15%, ट्रांसफार्मर में 12%, जितने भी फॉल्ट आते हैं ऑन एन एवरेज बेसिस। केबल्स में 10%, सीटीबीटी में 2%, कंट्रोल इक्विपमेंट में 3% और अल्टरनेटर में 8% देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे अल्टरनेटर एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे हमारे पास 8% है। यहाँ पे अंडरग्राउंड केबल में आपके पास कितना है, 10% है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कितना आपके पास लगभग 50% और 12% लगभग किसमें है, ट्रांसफार्मर में। ठीक है, ये आपके पास देखने को मिलेगा। तो सबसे लीस्ट प्रोन कौन सा है, अल्टरनेटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। ऑल एनर्जी सिग्नल इज द हैव द पावर वैल्यू ऑफ, ऑल एनर्जी सिग्नल में एवरेज पावर कितना होता है। मैंने आपको बताया था ना, बहुत सिंपल सा केस है कि आपको सिग्नल सिस्टम में इन दोनों की डेफिनेशन याद रखनी जरूरी है। एनर्जी सिग्नल आपके पास क्या होता है, एनर्जी सिग्नल जिसमें एनर्जी फाइनाइट हो, है ना, एनर्जी सिग्नल जिसमें एनर्जी फाइनाइट हो। पावर सिग्नल कौन सा होता है, जिसमें पावर फाइनाइट हो, पावर फाइनाइट हो। अब हम क्या करते हैं एक्चुअल में, इन दोनों को पीरियोडिक सिग्नल के लिए डिफाइन कर रहे हैं हम, है ना। पीरियोडिक सिग्नल में टाइम कितना लोगे, इन्फिनिटी, मतलब चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक चलता जा रहा है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आपको इसका दूसरा पार्ट भी मालूम चल जाएगा। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। अब एनर्जी फाइनाइट है तो पावर क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन टाइम ना। इन्फिनिटी का भाग दोगे किसी भी फाइनाइट चीज में, कितना आएगा, जीरो आएगा, पावर इज जीरो। तो हमें ये क्वेश्चन मिल गया, एनर्जी सिग्नल में पावर कितना होता है, जीरो होता है। बी विल बी द राइट आंसर। उसी तरह पावर भी फाइंड, पावर सिग्नल के केस में पावर फाइनाइट है तो एनर्जी क्या होगा, पावर इनटू टाइम। पावर फाइनाइट है इनटू इनफाइनाइट, क्या आ जाएगा आपके पास, इनफाइनाइट ही आ जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि पावर सिग्नल के केस में एनर्जी इनफाइनाइट होता है। ठीक है, सो बी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इंक्रीजेज विद, इंडक्शन मोटर में स्लिप कैसे इंक्रीज होती है ये बताना आपको। देखो एक सिंपल सी बात है, इंडक्शन मोटर में आपको कभी भी ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए ना, उसके लिए केवल दो फॉर्मूले ध्यान रखने। थ्योरेटिकल जिसमें स्लिप, करंट, टॉर्क, रेजिस्टेंस, इन सभी के बारे में अजीब अजीब से स्टेटमेंट आते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए जो है दो फॉर्मूले याद रखते हैं बहुत, बस उससे आपके पास सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सिंस हम जानते हैं ना कि हमारे पास इंडक्शन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, इंडक्शन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, अगर आपको मालूम हो तो आंसर जरूर दीजिएगा प्लीज कमेंट बॉक्स में। इंक्रीज इन करंट एंड डिक्रीज इन टॉर्क, इंक्रीज इन करंट एंड टॉर्क, डिक्रीज इन करंट एंड टॉर्क, डिक्रीज इन करंट एंड इंक्रीज इन टॉर्क। तो चारों ऑप्शन में करंट टॉर्क माथा खराब हो जाता है। तो आप सिंपल सी बात समझो कि ये इंडक्शन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक है, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है, स्पीड जीरो, यहाँ पे स्पीड ns है ना, और यहाँ पे जो है लोड टॉर्क लाइन। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे दो पॉइंट पे मोटर ऑपरेट हो सकती है। ये जो पॉइंट होता है अनस्टेबल पॉइंट होता है और ये जो पॉइंट होता है स्टेबल पॉइंट होता है। स्टेबल पॉइंट पे मोटर ऑपरेट होती है। अब स्टेबल पॉइंट पे टॉर्क को अप्रोक्सीमेटली ऐसा लिखा जाता है, टॉर्क, हम जानते हैं मोटर स्टेबल पॉइंट पे ही ऑपरेट होगी अगर ऑपरेट कर रही है, तो आप फॉर्मली स्टेबल रीजन की यूज करो ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए। तो टॉर्क कैन बी अप्रोक्सीमेटली कैन बी रिटर्न के वी स्क्वायर एस अपॉन आर, और स्टेबल रीजन में करंट का फॉर्मूला होता है एस वी अपॉन आर। ये बहुत अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर, स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इंक्रीज हो रही है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। भाई साहब दोनों का रिलेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्लिप इंक्रीज होगी तो करंट भी इंक्रीज हुई और टॉर्क भी इंक्रीज हुआ। बी विल बी द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा प्लीज। आपके पास क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि अगर वोल्टेज को इतना कर दिया जाए तो टॉर्क पे कितना फर्क पड़ेगा, या फिर रोटर रेजिस्टेंस को चेंज कर दें, स्लिप को इतना कर दे, रोटर रेजिस्टेंस को चेंज कर दे, वोल्टेज को चेंज कर दे, क्या फर्क पड़ेगा। रिमेंबर दिस टू फार्मूला, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन केस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, बड़े वाले फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं, कंफ्यूजन होता है। के वी स्क्वायर एस, के वी स्क्वायर आर टू डैश अपॉन एस, आर वन प्लस आर टू डैश का होल स्क्वायर, एक्स वन प्लस एक्स टू डैश का होल स्क्वायर, इतना बड़ा फॉर्मूला लेके फिर हम जो है थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को नहीं रियलाइज कर सकते। वहाँ पे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी हो तो बात अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट स्टेबल हमारे पास मोस्ट सुटेबल सर्किट ब्रेकर फॉर हाई वोल्टेज लाइन विदाउट स्विचिंग रिएक्टर, स्विचिंग रिएक्टर के बगैर हाई वोल्टेज, स्विचिंग रजिस्टर के बगैर हाई वोल्टेज लाइन में कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज करोगे। हाई वोल्टेज लाइन में जो आपके पास 220 केवी से 765 केवी की लाइन में दो टाइप के सर्किट ब्रेकर यूज किए जा सकते हैं। कौन सा, एक तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर एबीसीबी, एंड एक होता है SF6 सर्किट ब्रेकर। दोनों में हमारे पास यहाँ पे
एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में करंट चॉपिंग की प्रॉब्लम आती है। करंट चॉपिंग से निपटने के लिए हम सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस क्या लगाते हैं, एक इफेक्टिव शंट रजिस्टर लगा देते हैं जिसकी वैल्यू क्रिटिकल डैम्पिंग कंडीशन में 0.5 अंडर रूट एल बाई एस सी होती है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा, इसकी वैल्यू पूछिए। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है, स्विचिंग रजिस्टर की जरूरत होती है किसमें, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। तो इसलिए मैक्सिमम केसेस में SF6 सर्किट ब्रेकर को ही प्रेफर किया जाता है। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। वैसे इस टेबल से भी आप बता सकते हो कि यहाँ पर आपको इस टेबल में मेंशन किया हुआ है कि किसको कहाँ पे यूज कर सकते हो। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन पे आप किसको यूज कर सकते हो, SF6 सर्किट ब्रेकर और SF एयर ब्लास्ट, और प्रेफर किसको करना है, SF6 को प्रेफर करना है। तो आपके पास अलग अलग रेंज है, उसमें आपको किसको प्रेफर करना है, 220 से लेके 765 केवी तक SF6 को ही प्रेफर करना है। ठीक है, किसको प्रेफर करोगे, SF6 को ही प्रेफर करोगे। 3.3 से 33 में के वैक्यूम को प्रेफर करोगे, बिलो 1 केवी में एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर डज नॉट नॉर्मली डिपेंड्स अपॉन। इंडक्शन मोटर की जो स्लिप होती है ना, इंडक्शन मोटर की स्लिप क्या होती है, NS माइनस एन अपॉन NS, यही होती है ना। रोटर स्पीड पे डिपेंड करेगी, बिल्कुल करेगी। सिंक्रोनस स्पीड पे करेगी, बिल्कुल करेगी। शाफ्ट टॉर्क, शाफ्ट टॉर्क मतलब इस पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी। कोर लॉस कंपोनेंट इस पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी। टॉर्क पे तो डिपेंड करेगी, अभी जस्ट हमने बताया था टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, है ना। अभी जस्ट हमने शो किया था टॉर्क का क्या फॉर्मूला आया था, kv स्क्वायर s अपॉन r2। तो सो देयर इज रिलेशन विद द टॉर्क, ठीक है। लेकिन कोर लॉस कंपोनेंट मतलब रेजिस्टेंस के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है स्लिप का, ठीक है। कोरलेस कंपोनेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो इस पे डिपेंड नहीं करेगी। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर एक्सपन गिवन एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर अल्फा टी माइनस अल्फा टी नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना है ना क्वेश्चन में। जेड ट्रांसफॉर्म हमें बताना है, इसका क्या होगा। एक बात समझो जरा प्लीज, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एन क्या होता है, जेड ट्रांसफॉर्म ए एन होता है जेड अपॉन जेड माइनस ए, अगर कोई भी ए की वैल्यू। उसी तरह अगर आपके पास अल्फा टी है, e की पावर अल्फा टी है, उसका आपके पास हो जाएगा जेड अपॉन जेड माइनस ई की पावर अल्फा टी, ये हो जाएगा। और जे ई की पावर माइनस अल्फा टी है तो आपके पास हो जाएगा जेड अपॉन जेड माइनस ई की पावर माइनस अल्फा टी। अब यहाँ पे जो एक्चुअल में हमारे पास ऑप्शन थे ना अवेलेबल, वहां पे हमें यहाँ पे इस तरह से कुछ भी मेंशन नहीं था कि सब में ई की पावर माइनस अल्फा टी था। अगर आप देखोगे ई की पावर माइनस अल्फा टी, भाई क्वेश्चन तो आपने ई की पावर प्लस अल्फा टी का पूछा है, ऑप्शन दे रहे हो ई की पावर माइनस अल्फा टी का, तो यहाँ पे कोई भी मैच नहीं होगा। इसको आप जो है ऑब्जेक्शन में रेज कर सकते हो, ठीक है। अगर ई की पावर माइनस अल्फा टी है तो फिर हमारे पास जेड अपॉन जेड माइनस ई की पावर माइनस अल्फा टी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। इसमें हमें देखना है अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन सी मोटर जो है जिसको आप इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर्पज के लिए यूज करते हो। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को भी करते हैं और डीसी सीरीज मोटर को भी करते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड को नहीं करते हैं, सिंक्रोनस मोटर को नहीं करते। लेकिन इसमें पूछा है मोस्ट सुटेबल फॉर अर्बन एंड सब अर्बन सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इसके लिए किसको यूज किया जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे अर्बन एंड सब अर्बन सर्विसेज का मतलब ये है स्पीड वेरिएशन बहुत ज्यादा चाहिए, स्पीड वेरिएशन ज्यादा चाहिए। एंड स्पीड वेरिएशन इज इजीली पॉसिबल इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर में स्पीड कंट्रोल बहुत बढ़िया होता है। हाँ, इसकी सबसे बढ़िया बात ये है कि हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क होता है, एज वेल एज स्पीड कंट्रोल बहुत बढ़िया होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये पॉसिबिलिटी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग फ्लैट होती है हमारे पास, है ना, लगभग फ्लैट आप एज्यूम कर सकते हो। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को आजकल यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं थ्री फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसको बोलते हैं V/F कंट्रोल स्कीम। VFD के यूज के थ्रू आप जो है इसको यूज करते हो। VFD ड्राइव को आजकल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आप बोलते हो ना इंडस्ट्री में 90% 85% जो है इंडक्शन मोटर यूज की जाती है वो VFD ड्राइव के साथ यूज की जाती है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। V/F कंट्रोल स्कीम के साथ आपको मर्जी आए जितना टॉर्क, मर्जी आए जितना स्पीड, जो उसकी कैपेसिटी में उतना आप ऑब्टेन कर सकते हो, ये इसका फायदा होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। तो यहाँ पे बी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। एक ओपैम्प दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखो जरा प्लीज। एक ओपैम्प दिया हुआ है जिसका ओपन लूप गेन हमारे पास 1000 है और फीडबैक रेजिस्टेंस कितना है 10 किलो ओम और R1 फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम। क्लोज लूप गेन बताना है। क्लोज लूप गेन कैसे निकालोगे, क्लोज लूप गेन के दो फॉर्मूले होते हैं। पहली बात तो ये कि हम देखें कि ये कौन सा ओपैम्प है, इन्वर्टिंग ओपैम्प है ना, तो इन्वर्टिंग ओपैम्प में क्लोज लूप गेन के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है -RF/R1 जो आपने देखा होगा,
एक होता है क्लोज लूप गेन का फॉर्मूला माइनस ए आर एफ अपॉन आर एफ, R1 1 प्लस ए, ये होता है। लेकिन कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आइडियल ऑप एम्प है तो ये फॉर्मूला यूज करो, और अगर प्रैक्टिकल ऑप एम्प है तो ये यूज करो। ये कैसे पता चलेगा आइडियल है प्रैक्टिकल है? नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा आइडियल मानो, लेकिन यहाँ पे जाने अनजाने लिखा हुआ है ओपन लूप गेन जो है वो 1000 है। ओपन लूप गेन कितना दिया हुआ है? 1000 दिया हुआ है, ए 1000 दिया हुआ है। ओपन लूप गेन अगर इनफाइनाइट होता तो आइडियल होता, तो ये फॉर्मूला तो यूज ही नहीं कर सकते आप। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये यूज करोगे, माइनस ओपन लूप गेन 1000, आर एफ कितना है 10 अपॉन 10 1 प्लस 1000। इसको सॉल्व करोगे लगभग आपके पास 9.8 समथिंग कुछ इस तरह से आएगा ना, ऐसा कुछ आएगा आपके पास, देखोगे आप 9.8 या 9 माइनस 8.9 ऐसा कुछ आएगा अप्रोक्सीमेटली। इट कैन बी अप्रोक्सीमेटली एज रिटर्न एज अप्रोक्सीमेटली आप इसको कितना लिख सकते हो? -10 लिख सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 9.8 आएगा तो आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो? -10 लिख सकते हो। वैसे अगर इससे करते तो आपके पास -10/1 डायरेक्ट लिख सकते हो -10। लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहिए। जहाँ कभी कोई समझदार एग्जामिनर हो तो हमारे पास वहाँ पे एक्सेप्ट कैलकुलेशन करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। एक इंडक्शन जनरेटर है, वो हमें पावर डिलीवर करता है। कहाँ पे डिलीवर करेगा? लैगिंग पावर फैक्टर कंडीशन पे, जीरो पावर फैक्टर कंडीशन पे, यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन में, लीडिंग पावर फैक्टर कंडीशन पे। एक सिंपल सी बात है, एक इंडक्शन जनरेटर क्या करता है? इंडक्शन जनरेटर होता क्या पहले ये समझ लेते हैं। इंडक्शन जनरेटर एक इंडक्शन मोटर होती है जिसको आप इस रोटर स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा करते हैं। तो जब हमारे पास रोटर स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाती है तो स्लिप नेगेटिव हो जाती है, और स्लिप नेगेटिव हो जाती है तो हमारे पास यहाँ पे कुल मिला के बात ये है, कॉपर एयर गैप पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती है। एयर गैप पावर का फॉर्मूला क्या होता है? I2² R2/S, यही ना। तो हमारे पास ये एयर गैप पावर का फॉर्मूला है। तो ये एस नेगेटिव हो गया तो एयर गैप पावर नेगेटिव होगी। एयर गैप पावर होती क्या है? स्टेटर से रोटर में जाने वाली पावर। अब उल्टा नेगेटिव होगी, इसका मतलब रोटर से स्टेटर में आएगी, रोटर से स्टेटर में आएगी, मतलब लोड से किधर आएगी? सप्लाई की तरफ आएगी। लोड से सप्लाई की तरफ आएगी मतलब जनरेटर बन गया ना, यही बात होती है। अब ये जनरेटर बन गया तो जनरेटर में हम मैकेनिकल एनर्जी, जनरेटर होता क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है ना। तो हमारे पास जनरेटर जो है वो उसको मैकेनिकल एनर्जी तो मिल रही है, ये बात तो सही है, तभी तो वो ज्यादा स्पीड से घूम रहा है, मोर देन सिंक्रोनस स्पीड। और अब इसमें एक प्रॉब्लम होती है, ये किसी बस बार को सप्लाई कर रहा है। अब ये जनरेटर जो है इंडक्शन जनरेटर है, अब हमारे पास किसी बस बार को सप्लाई कर रहा है, लेकिन कोई भी जनरेटर काम तभी करेगा ना जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दुनिया में ऐसी कोई मशीनरी जो हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड के बगैर काम कर ले। देर इज नीड टू बी क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जो है रिएक्टिव कंपोनेंट में आएगा, और इसके लिए रिएक्टिव पावर चाहिए होगी। तो या तो एक काम करो कि आप जो है यहाँ पे डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक लगाओ और जो है इसको रिएक्टिव पावर सप्लाई करो। रिएक्टिव पावर कौन सप्लाई करेगा? कैपेसिटर सप्लाई करेगा ना, डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक लगा दो। कुल मिला के बात ये, डेल्टा कनेक्टेड क्यों चाहिए होती है? एक तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक इसलिए चाहिए होती है कि स्टार कनेक्टेड के बजाय इसमें 1/3 वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस चाहिए होता है, कम कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए होती है, इसलिए डेल्टा कनेक्टेड करते हैं। या तो रिएक्टिव पावर ऐसे सप्लाई कर दो, या फिर आप ऐसे करो कि रिएक्टिव पावर जो है मेन पावर टू क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें कोई फील्ड वाइंडिंग तो है नहीं ना, सिंक्रोनस मोटर में और इंडक्शन मोटर में डिफरेंट क्या है? सिंक्रोनस मोटर इज अ डबली एक्साइटेड मोटर, क्योंकि वहां पे फील्ड वाइंडिंग एक्स्ट्रा होती है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए फील्ड वाइंडिंग तो है नहीं भाई साहब, तो फील्ड वाइंडिंग नहीं है, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए बाहर से रिएक्टिव पावर सप्लाई चाहिए होगी। और ये रिएक्टिव पावर सप्लाई जो बाहर से आएगी ना, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है रिएक्टिव पावर क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। या ऐसा बोल सकते हैं कि नेगेटिव रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है। नेगेटिव रिएक्टिव पावर क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। तो नेगेटिव रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास जो है ना, कि ऐसा बोल सकते हो कि ये लीडिंग पावर फैक्टर कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक लगाते हैं जिससे रिएक्टिव पावर इसको जो है लीडिंग पावर फैक्टर कंडीशन में मेंटेन किया जाता है, या ऐसा बोल सकते हो। या वी कर्व के थ्रू भी समझ सकते हो। वी कर्व के थ्रू कैसे समझ सकते हो वो मैं बताता हूँ आपको। देखो जरा प्लीज, यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर है, यहाँ पे लीडिंग पावर फैक्टर है। ये किस में होता है? सिंक्रोनस जनरेटर में होता है ना। यहाँ पे लैगिंग पावर फैक्टर होता है। सिंक्रोनस जनरेटर में अगर एक्साइटेशन 0 कर दो ना तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा इंडक्शन जनरेटर।
भाई फील्ड वाइंडिंग है नहीं, एक्साइटेशन जीरो हो गया। इंडक्शन जनरेटर लेस एक्साइटेशन पे कौन सा पावर फैक्टर रहेगा, लीडिंग पावर फैक्टर रहेगा, है कि नहीं। वी कर्व के थ्रू भी बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। एक आयरन विद हाई सिलिकॉन कंटेंट इज व्हाइट आयरन, ग्रे आयरन, मेलिएबल आयरन, पिग आयरन, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, प्लीज कमेंट योर आंसर। तो इसमें देखिए जरा प्लीज, इसमें हमारे पास जो है, अगर आप ऐसा देखोगे कि सिलिकॉन जो है ना हमारे पास यहाँ पे, अगर आप उसको ऐड करते हो तो सिलिकॉन के कारण हमारे पास दो परजेंस हो सकती है, या तो हाई सिलिकॉन परजेंस होगी या लो सिलिकॉन परजेंस होगी। अगर हाई सिलिकॉन परजेंस होगा तो ये क्या रिलीज करेगा, ग्रेफाइट रिलीज करेगा, और ग्रेफाइट रिलीज करेगा तो इसका मतलब ये जो है आयरन किस कलर का बन जाएगा, ग्रे शेप का बन जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे आयरन बोलते हैं। और अगर लो सिलिकॉन अवेलेबल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कि हमारे पास ग्रेफाइट का रिलीज कम अवेलेबल होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट आयरन बोलते हैं। तो लो सिलिकॉन कंटेंट व्हाइट आयरन, और हाई सिलिकॉन कंटेंट कौन सा होगा, ग्रे आयरन होगा। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। अगला क्वेश्चन अगेन कम्युनिकेशन सिस्टम से, यहाँ पर देखते हैं जरा प्लीज। 400 वाट कैरियर सिग्नल है, चलो कैरियर पावर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 400 वाट। आगे हमारे पास कितना दिया हुआ है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स m इक्वल टू 0.4। टोटल पावर ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव, टोटल पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पीसी 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, यही फॉर्मूला होता है। पुट द वैल्यू 400, 400 से ज़्यादा ही आएगा 0.4 स्क्वायर, मतलब हमारे पास ये हो जाएगा लगभग 432 या 436, है ना। 432 वाट आ जाएगा, 432 वाट। बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है बार बार यही यूज करना है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है तो यही यूज करना है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज बेस्ट सुटेबल फॉर द सीलिंग फैन, ये तो आपके घर में लगी हुई होती है। अब आपके घर में सीलिंग फैन में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही होती है। अब सिंगल फेज शेडेड पोल टाइप की तो होती नहीं है, रिलक्टेंस टाइप की नहीं होती। अब आपको ये डिसाइड करना है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन है या परमानेंट कैपेसिटर टाइप है, कैपेसिटर रन टाइप है। तो यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में क्या होता है, दो कैपेसिटर होते हैं। आपने कभी फैन में देखा है दो कैपेसिटर है क्या, नहीं है। दो कैपेसिटर, एक स्टार्टिंग में कनेक्ट होता है, एक रनिंग में कनेक्ट होता है ना। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, तो वो तो अलग हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटर रन मतलब परमानेंट कैपेसिटर कनेक्ट होता है, उस वाइंडिंग को हम ओपन ही नहीं करते। हम जनरली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का क्या प्रिंसिपल है, जैसे ही वो रोटेट करने लगती है तो हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सहायता से ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हटा देते हैं। यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हटाते ही नहीं है ना, कभी भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो है परमानेंट कैपेसिटर मोटर मतलब कैपेसिटर रन टाइप मोटर आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, और कौन सी मोटर की एप्लीकेशन कहाँ की जाती है वो आपको भी याद करना है, ठीक है। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा अगर आपको इसका सेकंड पार्ट आगे हमें डिस्कस करना है तो। और ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। वी विल मेक योर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग। टिल देन थैंक यू सो मच। और कोई एडवाइस हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा।